बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied about the selection structure. We have talked about the two statements, if then and if then else statement. We have also studied use of logical operators in if then else statement. In this lecture, we will start our last topic, which is लूप्स। आज वर्क फॉर डे 8 में बेटा हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लूप्स। ये लेक्चर 3 डेज पे मुश्तमिल होगा। जैसे लास्ट लेक्चर भी हमारा 3 डेज पे गया था, तो ये लेक्चर भी 3 डेज पे जाएगा। ये जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज रह जाएगी बेटा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट लेक्चर के डे 5 में जब मैं ट्रेन फेयर वाली एग्जांपल आपको कंप्यूटर पे बता रहा था, उस वक्त मैंने आई थिंक कंप्यूटर पे इनपुट में लिखा था एंटर किलोमीटर्स, तो मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे किलोमीटर्स के। ठीक है, बोर्ड पे आई थिंक मैंने लिखे थे सही, लेकिन कंप्यूटर पे सही नहीं लिखे थे, तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग सही किलोमीटर्स के वही है जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे या जो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं कंप्यूटर पे लिख रहा था, लेकिन आंसर हमारा फिर भी सही आया था। ठीक है, तो मैंने कहा ये आपको जो थोड़ी सी मिस्टेक थी वो बता दूं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना जो है लूप्स। लूप्स में हमने बेटा 3 पढ़ने हैं लूप्स इस चैप्टर में, फॉर नेक्स्ट, व्हाइल वेंट और नेस्टेड लूप। अब ये जो 3 लूप्स हैं ये मैं 3 डेज में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फॉर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डे 8 में, व्हाइल वेंट हम पढ़ेंगे डे 9 में और नेस्टेड लूप हम पढ़ेंगे डे 10 में। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वर्क भी उसी तरह जैसे हम साथ साथ करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लूप होता क्या है, पहले देखते हैं लूप की डेफिनेशन क्या है। असल में ये कंट्रोल स्ट्रक्चर ही है जो मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करते हैं। लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट a number of statements। अब ये काफ़ी लेंथी इसकी है डेफिनेशन, इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं। लूप स्ट्रक्चर क्या है, यूज होता है रिपीट करने के लिए क्या, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। रिपीट का मतलब बार बार जब आप कोई स्टेटमेंट्स रिपीट करना चाहते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको पता है 1 से ज़्यादा, इसलिए उसने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये करता है रिपीट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये जो बात लिखी है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमने बात देखी थी ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में भी कि बेटा जहां तक हम चाहते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो उस स्टेटमेंट में लिखा होगा हमने या उस लूप में लिखा होगा उस वक्त तक इसने रिपीट करना है स्टेटमेंट्स को, अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, एक और बात लिखी हुई आगे, और अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज फुलफिल्ड, या बेटा एक स्पेसिफाइड कंडीशन जो आपने दी हुई है लूप में वो फुलफिल हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इफ देन और इफ देन एल्स में देखा था कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चलता है। जब कंडीशन ट्रू होती है इफ देन में तो चलता है देन, और अगर इफ देन एल्स में कंडीशन ट्रू होती है तो देन ही चलता है, फॉल्स हो तो क्या चलता है, एल्स चलता है। इफ देन में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो चलती है, वो हमने देख लिया था लास्ट सेक्शन में। ठीक है, अब वो कह रहा है और अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज फुलफिल्ड, या एक खास कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल्ड हो जाए। फुलफिल का मतलब वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, या आप कह सकते हैं सही हो जाए। ठीक हो गया, ये अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से, तब आपको समझ आएगा। अभी फिलहाल इसको वैसे ही देख लें। ठीक है, आगे जो हमने पढ़ना लूप फर्स्ट वो है फॉर नेक्स्ट लूप। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, या आप ये कह सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कब यूज करते हैं आप फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, यहाँ पे भी तकरीबन वही बात की हुई है उसने जो यहाँ पे की थी। ठीक है, तो पहले मैं ये पढ़ाता हूँ फिर आपको ये पढ़ाता हूँ। ये जो मैंने पढ़ाना है ये तकरीबन वही है जो मैंने यहाँ बात बताई है आपको। तो देखिए सबसे पहले फॉर नेक्स्ट लूप। अब ये 3 डॉट्स का मतलब है कि मतलब स्टार्ट ये ऊपर से होता है, मतलब पहले आप फॉर लिखते हैं, नेक्स्ट बाद में लिखते हैं। ये इस तरह नहीं होगा जैसे हम इफ देन एल्स में लिखते हैं, इफ देन एल्स एक ही लाइन में। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले लिखना पड़ेगा फॉर, फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, फिर हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, इसीलिए ये 3 डॉट्स यहाँ लगाए मैंने। ठीक है, अच्छा इसके बाद वो कहता है कि होता क्या है, व्हेन इट इज नोन इन एडवांस। क्या मतलब, जब आपको पता हो, नोन आपको पता हो, इन एडवांस
पहले से, जैसे आप कहते हैं नहीं एडवांस, पहले से, एडवांस का मतलब होता है पहले से, जैसे आप कहते हैं एडवांस बुकिंग हो गई है, कहते होंगे आप, मतलब पहले से बुकिंग हो चुकी है, पहले से, ठीक है। तो व्हेन इट इज नोन इन एडवांस, जब आपको पहले से पता हो, नोन हो। हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कितनी दफा लूप ने रिपीट होना है, ठीक है, लूप ने कितनी बार रिपीट होना है, इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूं। द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, तो फॉर नेक्स्ट लूप सबसे अच्छी आपके पास ऑप्शन है, इफेक्टिव ऑप्शन है, ठीक है। जो सबसे अच्छी आपको इस प्रोग्राम के लिए रहेगी वो कौन सी होगी, फॉर नेक्स्ट होगी। अब गौर से देखें बेटा ये बात, व्हेन इट इज नोन इन एडवांस, मतलब जब आपको पहले से पता हो। बेटा इसका क्या मतलब है, फर्स्ट करें, अभी मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा, वैसे ही सुन ले पहले। अगर आपने 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं स्क्रीन पे, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आप कह लें उनको, या 1 से 10 तक नंबर्स या डिजिट्स आपने प्रिंट करवाने स्क्रीन पे, आपको पहले से पता है कि कहां से कहां तक आपने नंबर्स करवाने प्रिंट, फ्रॉम 1 to 10। अब देखें, व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स, अब आपको पहले से पता है कि आपने क्या करना है, द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कि आपको पता है 10 नंबर्स आपने प्रिंट करवाने, तो 10 टाइम्स लूप ने चलना है, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर नेक्स्ट लूप यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जब आपको स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पता हो तब आप क्या यूज करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप। कोई और एग्जांपल देख लें, अगर आपने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स या फर्स्ट 10 इवन नंबर्स करवाने हैं प्रिंट, आज देखेंगे और कंप्यूटर पे देखेंगे कि कैसे करवा सकते हैं प्रिंट ऑफ फॉर नेक्स्ट से, ठीक है। तो फिर इसका मतलब आपको पता है फर्स्ट 10 ऑड या फर्स्ट 10 इवन, तो कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स हम स्टार्ट कर लेते हैं चले 1 से, और जो इवन नंबर है वो स्टार्ट कर लेते हैं हम 0 से, ठीक है। तो हमें पता है स्टार्ट कहां से होते हैं, और अगर हमें चाहिए फर्स्ट 10 तो हम स्टार्ट कर लेंगे 0 से, आगे जो इसकी आखिरी वैल्यू होगी वो 18 होगी या 20 होगी। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो होगी 18, और अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंडिंग वैल्यू हो जाएगी 20। इसी तरह ऑड नंबर्स की भी हो जाएगी। इसका मतलब हमें पहले से पता है कि लूप ने कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अच्छा, ये उसने बात की थी, व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, मतलब जब आपको पता हो कि लूप ने कितनी बार रिपीट होना है या कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, इसका मतलब फिर आप क्या यूज करें, फॉर नेक्स्ट लूप सबसे अच्छी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो यहां पे मैंने लिखा है, वो क्या है, फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, वही बात हमने यहां पढ़ी थी, रिपीट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब जितनी बार आपने स्पेसिफाई किया होगा या जितनी बार कहा होगा लूप में। ये कैसे होता है सारा, ये हम देखेंगे जब अब इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट इसके सिंटैक्स पे, एग्जांपल और इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इसका सिंटैक्स, क्या है सिंटैक्स, देखें बेटा गौर से यहाँ पे। अब फॉर नेक्स्ट का जो सिंटैक्स है वो देखें, फॉर ये है बेटा कीवर्ड, जिसको आपको पता है हमने देखा था गो टू में, ऑन गो टू में, इसके अलावा इफ देन एल्स में, ठीक है। वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल असल में बेटा वेरिएबल होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरो डाल के, वेरिएबल होता है असल में कंट्रोल वेरिएबल। क्या होता है ये, कंट्रोल वेरिएबल। इसको आप क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, या इसका दूसरा नाम है लूप वेरिएबल। क्या नाम है इसका दूसरा, लूप वेरिएबल। इसका दूसरा नाम क्या है, लूप वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। नाम से लग रहा है बेटा आपको पता, कंट्रोल या लूप वेरिएबल, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो लूप में यूज होता है या जो कंट्रोल करता है वेरिएबल को, ठीक है। ये समझ आएगी आपको जब मैं एग्जांपल से आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको वैसे ही देख लें। नेक्स्ट बेटा इक्वल टू, ये आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसी तरह काम करेगा ये, एक्स टू वाई। अब ये 2 नंबर वाला 2 नहीं है, ये TO2 है, ठीक है। x क्या है और y क्या है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है z, ये सारा मैं बताता हूँ अभी। पहले देख लें x और y क्या होता है। जो बेटा x है वो होता है स्टार्टिंग वैल्यू, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दी कि फर्ज करें 1 to 10 आपने नंबर करवाने हैं प्रिंट, तो 1 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। और जो y है ये है एंडिंग वैल्यू, ये क्या होता है, एंडिंग, या इसको आप कह सकते हैं बुक में शायद लिखा हो फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू या एंडिंग वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग वैल्यू x, और y क्या है हमारे पास, एंडिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टेप z, और इसने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट्स बेटा लिखने में यूज करते हैं हम, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे तब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम नहीं डालेंगे, ठीक है। स्टेप z
जी क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो स्टेप जी है ना, स्टेप का वैसे क्या मतलब होता है? स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेयर्स के होते हैं स्टेप, आपको पता है। तो क्या करते हैं आप, एक एक स्टेप लेते हैं और ऊपर जाते हैं। अगर आपने नीचे उतरना है तो फिर आप नीचे इस तरह आते हैं, मतलब फिर माइनस में होते हैं, मतलब नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ भी यही होगा कि स्टेप जी का मतलब असल में होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंक्रीमेंट। क्या मतलब होता है इसका? इंक्रीमेंट। लेकिन ये माइनस में भी हो सकता है, तो अगर ये हो गया माइनस में तो फिर उसको कहते हैं डिक्रीमेंट। फिर क्या कहते हैं उसको? डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। आप ये समझ लें, इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीज, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया होते क्या क्या है। टू क्या है? टू यहाँ वही बेटा कीवर्ड है। उसके बाद स्टेप, ये भी क्या है? कीवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या वैल्यूज हो सकती हैं एक्स वाई की और जेड की। उसके बाद हम आएंगे नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब बेटा एक्स वाई और जेड जो है, ये ज्यादातर जो हमने करना है, जो हम आपकी बुक में वो नंबर्स लिए हैं उसने, मतलब सिंपल जो नंबर्स या आप इनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, सिंपल कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स उसने। यहाँ पे एक्स वाई और जी मैंने बताया बेटा कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। मतलब हम ज्यादा यूज करेंगे एग्जांपल्स में, आपकी बुक में जो दी हुई है उसमें 1 2 3 सिंपल नंबर्स देंगे आप, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको एज ए न्यूमेरिक वेरिएबल यूज करना है तो फिर आपको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा इनको फॉर स्टेटमेंट से पहले, ठीक है। वो मैं आपको अभी जब बुक से पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यही देख लें कि आप इसको फॉर से पहले आपको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन कोई एग्जांपल नहीं है आपकी इसकी बुक में, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरिएबल, जो ये 3 डॉट्स या 2 डॉट्स बुक में उसने इस तरह किए हुए हैं और आखिर में लिखा हुआ है नेक्स्ट वेरिएबल। इसका मतलब बेटा ये जो 3 डॉट्स हैं इसको आप कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। अब क्या कहते हैं इसको? बॉडी ऑफ लूप। इसको कहते हैं आप बॉडी ऑफ लूप या लूप बॉडी, ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं ये चीजें मैंने लिखी थी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखी जाती हैं सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। आप ये भी कह सकते हैं फॉर क्या है? हेड। इसके बीच में जो लिखते हैं स्टेटमेंट्स आप उसको कहते हैं बॉडी, और जो नेक्स्ट वेरिएबल है इसको आप कहते हैं फुट, जैसे आप इजीली ह्यूमन बीइंग का कह सकते हैं, ठीक है। तो हेड, बॉडी और फुट, ठीक है, या फीट कह लें आप इनको। अच्छा बेटा आगे नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट क्या है? यहाँ वही कीवर्ड, आपको पता है नाम ही क्या है हमारे लूप का, फॉर नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू वही होनी चाहिए, या इसका जो आपने इसको डिक्लेयर करवाना है ए बी सी कुछ भी, वो वही होना चाहिए जो आपने ऊपर फॉर में दिया। फर्ज करें आपने यहाँ दिया है फॉर में ए, तो ये आपको नेक्स्ट में भी क्या वेरिएबल देना पड़ेगा? ए। सेम होना चाहिए, ये उसने बात लिखी हुई है। अगर ये सेम नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम सही रन नहीं होगा और कोई ना कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे क्या एरर आता है, ठीक है। ये हमने बेटा कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैंने आपको समझा दिया है वैसे, लेकिन अभी आपको एग्जांपल से असल समझाऊंगा मैं। ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया जो जो इसके नाम है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं बुक से, उसके बाद मैं फिर आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। पहले मैं पढ़ाता हूँ बुक से आपको, ठीक है। पेज नंबर 48 लूप्स का है टॉपिक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना। वी ऑफन फेस प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन मे रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। वो कहता है कभी कभी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कि जिनके सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए कि हम स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकें, ठीक है। वही बात कर रही है, रिक्वायर हमें जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। इन सच सिचुएशंस वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। फिक्स या स्पेसिफाइड एक ही मतलब है। फिक्स का मतलब जितना उसने लिखा हुआ लूप के अंदर उतनी भारी लूप एग्जीक्यूट होगा। फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल अ सर्टेन क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड, या कोई सर्टेन क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन का मतलब कोई खास कंडीशन या क्राइटेरिया बनाया हुआ आपने, वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अंटिल अ सर्टेन क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड। लूप स्ट्रक्चर फुलफिल्स दिस बेसिक रिक्वायरमेंट। तो जो लूप स्ट्रक्चर है वो आपकी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करता है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट लूप, व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। ये मैंने आपको सारा बता दिया। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। ये मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने आपको लिखा था स्पेसिफाइड, बुक में लिखा हुआ है स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट सिंटेक्स मैंने आपको सारा समझा दिया है। उसके बाद पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन। वही बातें जो मैंने यहाँ बताई हैं एक बार देख लेते हैं इसको। द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल, ठीक है। इसको लूप कंट्रोल कहते हैं वेरिएबल, मैंने शायद लिखा था यहाँ सिर्फ कंट्रोल, इसका नाम है
लूप कंट्रोल वेरिएबल या फिर लूप वेरिएबल, ठीक है। x एंड y आर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स वेयर x गिव्स द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू, यही बताया था, x गिव्स द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द लूप एंड y गिव्स द फाइनल वैल्यू, y क्या देता है, फाइनल वैल्यू। z फॉलोड बाय कीबोर्ड, बेटा ये कीबोर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है, ये मैंने आपको शायद क्लास में भी बता दिया था, ये कीवर्ड है, ये बुक में सही नहीं है, आप इसको कीवर्ड कर लें। कीवर्ड स्टेप गिव्स द इंक्रीमेंट इन x टिल y इज रीच्ड। अब बेटा ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन x टिल y इज रीच्ड मतलब क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा आपको जब तक एग्जांपल नहीं होगी, ठीक है। तो इसको होल्ड करें पहले। स्टेप गिव्स द इंक्रीमेंट इन x टिल y इज रीच्ड, ये क्या देता है, स्टेप इंक्रीमेंट देता है किसमें, x में, जब तक y तक हम नहीं पहुंच जाते। ये क्या मतलब है, अभी आपको समझ आएगी आगे। द इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ये वही बात, इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो जो नेगेटिव होता है उसको कहते हैं हम डिक्रीमेंट, ठीक है। x, y एंड g कैन बी न्यूमेरिक वेरिएबल नेम्स, मैंने बताया था क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सच केसेस देयर न्यूमेरिक वैल्यूज शुड बी असाइन्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। इस केस में वो कहता है कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द लूप से पहले डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज बिफोर कमिंग टू फॉर स्टेटमेंट, मतलब फॉर स्टेटमेंट में आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, द कीवर्ड नेक्स्ट शुड हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड फॉर, ये मैंने बता दिया था आपको कि सेम होना चाहिए वेरिएबल जो फॉर के बाद है और नेक्स्ट के बाद है, मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, अगर a दिया है तो a, अगर b दिया है तो b, इस तरह, ठीक है। ये भी हम देखेंगे एग्जांपल, ठीक हो गया, ये बेटा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इससे पहले मैं थोड़ी इजी एग्जांपल आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, रेस जो मैंने यहाँ लिखा था, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंडिंग, स्टार्टिंग, कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रेस, और फिर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे अभी करते हैं सिंपल वाली, ठीक है। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं जो सिंपल एग्जांपल है आपकी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि 1 to 10 जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। उसके लिए हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं ये एग्जांपल करवाता हूँ, फिर जो बुक में एग्जांपल है पेज 49 पे वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल है, फॉर लिखें सबसे पहले, फॉर, ये तो आपको पता लग गया, साथ साथ मैं ये भी आपको रिवाइज करवाता हूँ सिंटेक्स। फॉर लिख लिया हमने, आगे क्या आना चाहिए, कोई वेरिएबल, तो कोई भी ले लें वेरिएबल, ठीक है। आप ले लें फॉर आई ले लें, क्योंकि बुक में ज्यादातर उसने आई दिया हुआ और आई, ठीक है। आई ले लें, ए ले लें, बी, कुछ भी ले लें बेटा, लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पे ले रहे हैं वही नेक्स्ट के बाद लिखना है आपने, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूं, मैंने करना है 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इक्वल टू मैंने डाल दिया, एक्स टू वाई, एक्स क्या लिखूं, 1, एक्स क्या लिखूंगा मैं, 1, उसके बाद क्या लिख दें, 2, ये 2 ये वाला है, TO2 वाला है, ठीक है। 1 2, एंडिंग वैल्यू क्या है, y क्या होती है, एंडिंग वैल्यू या फाइनल वैल्यू, वो होनी चाहिए मेरी 10, ठीक है। 1 to 10। अच्छा बेटा एक चीज मैंने शायद आपको पहले नहीं बताई थी, वो सुन लें। जो स्टेप है बेटा, आप कुछ भी इसमें नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1, पॉजिटिव 1 होती है। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे ना, जैसे मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा आगे 10 के आगे, तो क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, वो भी पॉजिटिव 1 का, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं स्टेप 1 लिख दूं तब भी सही है, नहीं लिखूंगा तब भी सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चले मैं ऐसा करता हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टेप 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। स्टेप, और इसी तरह आगे मैंने लिख दिया है z की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट हो जब भी लूप चलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे चलेगा। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1, ये हमने कर लिया। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, प्रिंट लिख दिया मैंने। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है, जो मैंने यहां बताया था आपको, प्रिंट। अब प्रिंट के आगे मैं क्या लिखूं, प्रिंट के आगे बेटा मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या करना है, 1 to 10 करवाने हैं प्रिंट नंबर्स, तो मैं क्या लिख दूं, सिंपल प्रिंट आई लिख दूं। क्या लिख दूं, प्रिंट आई। अब ये नहीं करना प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, फिर क्या फायदा हुआ बेटा लूप यूज करने का। यही तो फायदा लूप का कि इसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी और आप इसको करवाएंगे प्रिंट, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख लिया। अब क्या लिखें, अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ एक ही काम रह गया, इसको नेक्स्ट करना, ठीक है। तो यहां लिख दें नेक्स्ट, और वही वेरिएबल जो आपने यहां पे दिया था, क्या दिया था, फॉर के बाद आई, नेक्स्ट आई, बस बेटा इतना ही काम है। अगर लाइन नंबर 40 में एंड लिखना है तो लिख दें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, और ये 50 को अरेज ही कर दें, ठीक है। अब हम इसको जो वैल्यूज हैं उसमें करते हैं पुट, ताकि हम आंसर देख सकें क्या सही आता है या नहीं आता। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10,
स्टेप 1, सबसे पहले जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, सबसे पहले ये 1 वैल्यू बेटा आई की है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट लाइन में जाएगा प्रिंट आई, प्रिंट आई की वैल्यू क्या है पहले 1, तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा 1, स्टोर का मतलब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, असल में स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1, तो फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1। अब क्या होगा, अब आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो आई की वैल्यू है वो कर दो, ये आएगा यहाँ पे नेक्स्ट आई, अब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या, ये जाएगा ऊपर वापस इधर, पहले थी वैल्यू 1, अब क्या हो जाएगी 2, तो जैसी वैल्यू 2 होगी तो उसके बाद लाइन नंबर 20 पे आएगा, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये भी क्या होगा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। इसी तरह बेटा ये लूप चलेगा 3 के लिए, फिर हो जाएगा 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 9 तक हो गया। अब बेटा जब होगा 10 भी इसी तरह होगा, 10 to 10 स्टेप 1 इसी तरह होगा, ठीक है 10 to 10 तो बिल्कुल सही है ना, 10 तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, और प्रिंट आई उसी तरह प्रिंट में आई में क्या होगा 10 होगा। अब गौर से देखें बेटा जरा ध्यान से, नेक्स्ट आई, ठीक है नेक्स्ट आई का मतलब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11, लेकिन बेटा आपको पता है कि अगर वैल्यू ये हो गई 11 तो ये हमारी जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है वो फॉल्स हो जाएगा, वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा मैंने आपको बुक में एक बात ये बताई थी कि स्टेप का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन एक्स टिल वाई इज रीच्ड। क्या मतलब हुआ, इंक्रीमेंट इन एक्स टिल वाई, ये क्या था मेरा वाई इज रीच, जब तक इंक्रीमेंट करो जब तक वाई पर पहुंच नहीं जाते, वाई पर हम पहुंच चुके हैं बेटा, 10 तक पहुंच चुके हैं, तो जब 11 आएगा तो ये वाला स्टेप नहीं चलेगा, ये लूप से आ जाएगा बाहर और प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा हमारा। अगर एंड नहीं भी लिखेंगे तब भी प्रोग्राम एंड ही हो जाएगा, ठीक है जब लूप से आ गया बाहर तो फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा हमारा, ठीक हो, क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट उसके आगे फिर नहीं लिखी हुई। ये बेटा है असल में जो मैंने बताया था टिल वाई इज रीच वाली बात, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वही बात हुई है, ये दोनों अब समझ लें। अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमने लूप को चलाया 10 टाइम्स, एक ये बात समझ आ गई आपको, और until a specified condition is fulfilled, यहां भी एक लिहाज से कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही जब 11 हो रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी आपको कंडीशन फुलफिल वाली जब हम व्हाइल व्हेन लूप पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में, तब समझ आएगी कंडीशन कब फुलफिल होती है या नहीं होती, ठीक है। ये मैं अभी आपको जब करवाता हूँ व्हाइल व्हेन लूप तब भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, आपकी ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहे हैं 1 से 10 तक नंबर। ये अभी हम देखते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं पहले एग्जांपल दूसरी, फिर हम कंप्यूटर पे करेंगे सारा, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल पहले मैं पढ़ाता हूं आपको बुक से, फिर हम करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो कहता है एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। वो कहता है आपने सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज निकालना है। अब वो क्या है सम, वो मैं यहाँ पे इसको रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे अब आप लिखें बेटा 2, 4, 6, 8 अप टू 100, 2, 4, 6, 8 अप टू 100, ठीक है। अभी अजान हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8 अप टू 100, मतलब ये आप देख रहे हैं इवन नंबर्स हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये सीरीज चल रही है, मतलब आपको सम चाहिए इस सीरीज का, ठीक है। 2 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, चले फिलहाल इतना ही लिखते हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे उसने जो लिखा हुआ है बुक में बेटा वो इस तरह किया हुआ है, n इज इक्वल टू 0। क्या मतलब इसका कि आपने n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है। बेटा ये क्यों किया, होता क्या है बेटा कभी कभी कि वेरिएबल में होता है ऐसा है कि गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज का मतलब आता है, जैसे आपको कहते हैं गार्बेज का मतलब कूड़ा, अब यहाँ पे कूड़े का मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आप नहीं चाहते। उससे होता क्या है कि वो आपके प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करती है, मतलब जब वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही होती है या कोई स्टोर आप वेरिएबल में करवा रहे होते हैं तो वो वैल्यू भी ऐड हो जाती है साथ, ठीक है। पता नहीं क्या होती है, पॉइंट्स में होती है, कभी वो नेगेटिव होती है, तो उससे आपका आंसर शायद सही ना आए। तो इसलिए ज़्यादा होता है बेहतर कि आप पहले से इस वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दें, ठीक है। तो उसने यहाँ बुक में करवाया हुआ है n इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे जब कंप्यूटर पे करेंगे कि अगर हम ये ना भी करें तो क्या प्रोग्राम सही चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे ये अच्छा होता है कि आप पहले से वैल्यू बता दें कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करवानी है, 0 से करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक लिहाज से इसलिए भी दी हुई है गार्बेज वैल्यू के अलावा, क्योंकि
वो चाहता है कि क्योंकि आगे मैं बताऊंगा उसने इंक्रीमेंट 2 का दिया हुआ है, तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो जब इंक्रीमेंट 2 का होगा तो 0 + 2 = 2, तो वो हमेशा 2 से स्टार्ट करेगा इस लूप को। ये भी एक वजह है यहाँ 0 लिखने की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप। फॉर, अब यहाँ पे ले लें कोई भी वेरिएबल i = यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा आपने, 2 से, 2 कहाँ तक जाना है, अप टू 100, 2 to 100। अब बेटा लास्ट चीज रह गई इंक्रीमेंट, वो क्या करना है, स्टेप 2। यहाँ पे कितने का आना है बेटा इंक्रीमेंट, स्टेप 2 का। अब स्टेप 2 का मतलब क्या है, क्यों 2 किया है बेटा हमने, इसलिए 2 किया है क्योंकि हमने इवन नंबर्स का करवाना है। तो इवन नंबर से आपको पता है 2 का इंक्रीमेंट होगा तब ही इवन नंबर जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8। इस तरह बेटा ये चलता है। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए हमने लिखा है फॉर i = 2 to 100 स्टेप 2। अब बेटा इसके बाद हम क्या करें, अब क्या करें, सिंपल करवा दें प्रिंट, नहीं बेटा अगर हम प्रिंट करवा देंगे तो इस तरह होगा कि सिर्फ 2 से 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, सिंपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह। ठीक है, हम चाहते हैं सम इनका, सम के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उसके लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल n, ऊपर उसने दिया हुआ है वही वेरिएबल ले लें ताकि उसी में ऐड हो, n + i। अब ये मैंने क्या किया, n = n + i, मतलब जो वैल्यू n की है, i की जो भी वैल्यू हो रही है, कभी 2 हो रही है, 4 हो रही है, फिर 6 हो रही है, उसमें ऐड करते जाओ। इससे क्या होगा, जो जो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी साथ साथ वो ऐड भी होती जाएगी। ठीक है, ये भी मैं वैल्यूज पुट करवा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, n = n + i, ये तो हो गया, एक काम रह गया बेटा, नेक्स्ट तो किया ही नहीं हमने। अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा था वेरिएबल नेक्स्ट i, इसके बाद लिखते हैं लाइन नंबर 50, 60। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्या लिखना है, नेक्स्ट i के बाद क्या लिखा है, अब हमने बेटा प्रिंट भी करवाना है। अब प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट इसी तरह लिख दें सम, मेरे पास इतनी स्पेस थी, मैं फिलहाल लिख रहा हूँ मैं सम = वैसे हम लिखना चाहिए हमें सम ऑफ सीरीज = ठीक है, वो किसके होगी बराबर, n के, किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। अभी हम सारा देखते हैं किस तरह हो गए, और उसके बाद क्या करते हैं, प्रोग्राम को एंड करते हैं। जब एंड हो गया बेटा प्रोग्राम, अब हम देखते हैं कि इसमें वैल्यूज किस तरह करनी है हमने पुट। ठीक है, देखते हैं वैल्यूज पुट करके। सबसे पहले देखें लाइन नंबर 10 में n = 0, याद रखिएगा जो वैल्यू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद i की वैल्यू क्या है, i = 2 to 100। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रही है वो। अच्छा आगे आए लाइन नंबर 30 पे। अब मुझे बताएं बॉडी ऑफ लूप क्या है। बॉडी ऑफ लूप बेटा आपकी लाइन नंबर 30 पे आ रही है। लाइन नंबर 30 पे आने का मतलब है कि बॉडी सिर्फ एक स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही है इसकी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, असल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है देखें और से, n = n + i। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है, मैं इससे लिखता हूं, n की वैल्यू हमारे पास है बेटा 0। चले मैं यहां नहीं लिखा, अगर आपको सही नहीं आ रहा नजर, मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 प्लस i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू बेटा हमने अभी देखी है 2, तो 2 + 0 = या 0 + 2 = 2, तो 2 कहां पे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बेटा यहां पे आ जाएगा, 2 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। आगे लिखा हुआ बेटा नेक्स्ट i। अब क्या होगा, नेक्स्ट i की वैल्यू क्या है देखते हैं। i की वैल्यू नेक्स्ट है बेटा 4, 2 के बाद होनी चाहिए 4। क्यों, क्योंकि स्टेप 2 लगा हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या, याद रखें n की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, आखिरी 2 है। तो अब क्या होगा, यहां पे लिख दें 2 और i की वैल्यू क्या थी हमारी 4। ठीक है, अब बताएं क्या हो जाएगी n की वैल्यू, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6। ये 6 कहां आ जाएगा, यहां पे आके स्टोर हो जाएगा। अब खुद देखें 2 + 4 = 6। ठीक है, इसके बाद 6 + 6 = 10। इस तरह ये बेटा ऐड कर रहा है इवन नंबर्स को। इस स्टेटमेंट की वजह से, लाइन नंबर 30 की वजह से हम ऐड कर पा रहे हैं इवन नंबर्स को। ठीक है, इसी तरह बेटा होता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू 100 नहीं हो जाती। अब मैं सारा तो नहीं बेटा बता सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब आखिर में आएगा 100 तक ये सही चलेगा। जो भी आखिरी वैल्यू स्टोर होगी n की लास्ट टाइम जब लूप चलेगा, तो बेटा वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो वो क्या होगी, असल में वो वैल्यू होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2550। वो क्या होगा 2550। ये हम देखेंगे कंप्यूटर पे करके क्या ये आंसर आता है या नहीं आता। तो आखिरी बार n में जो स्टोर होगा वो क्या होगा 2550, और फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड होगा। क्यों एंड होगा, क्योंकि 100 तक वो पहुंच गया। वही बात, इंक्रीमेंट इन x till y is reached, वही वाली बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे x 2 है और y 100 है। ठीक है बेटा, एक बात आपने देखी होगी चेंज, यहाँ पे मैंने पहले किया था प्रिंट
और फिर किया था नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने कर दिया नेक्स्ट और बाद में कर दिया प्रिंट। क्या वजह बेटा, गौर से देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पे पहले प्रिंट ना करूं तो क्या होगा बेटा कि वैल्यू 1 2 3 करके प्रिंट होगी नहीं। आप इस तरह समझ लें कि जब आप चाहते हैं हर एक स्टेप पे, लूप के हर एक स्टेप पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो और आप देख सकें क्या क्या वैल्यू हो रही है हर एक स्टेप पे, तो आप पहले लगाएं प्रिंट फिर लगाएं नेक्स्ट, ताकि वो पहले वैल्यू को करे प्रिंट फिर करे वैल्यू को नेक्स्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे फाइनल आंसर चाहिए, जैसे यहां चाहिए था हमें कि हमें सम ऑफ सीरीज चाहिए, 2 से लेके 100 तक नंबर्स का सम चाहिए, इवन नंबर्स का, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लगाया नेक्स्ट, पहले वो नेक्स्ट हो जाए, बाद में फाइनल वैल्यू जब लूप से बाहर आ जाए वो, तब वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अब देखें, जब कंडीशन बेटा फॉल्स हुई होगी तब ये लूप से बाहर आ गया होगा। लूप से बाहर आने का मतलब है नेक्स्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन होगी, और वो क्या रन होगी, प्रिंट सम इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू जो भी होगी आखिरी बार वो प्रिंट हो जाएगी, और वो क्या होगी असल में 2550। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंप्यूटर पे सारा। एक मेरा एग्जांपल मैं और बता रहा हूं आपको, इसी एग्जांपल में चेंज करके हम इस तरह करते हैं कि मैं इसको करता हूं पहले रेस, और यहां पे मैं सिर्फ 2 प्रोग्राम और करवा रहा हूं, एक छोटा सा चेंज करूंगा, 2 प्रोग्राम और हो जाएंगे आपके, बहुत ईजी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप 1 से 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवाएं, या अगर आप चाहते हैं 0 से 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवाएं तो कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं 0 से 10 तक सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो स्क्रीन पे, तो इसी प्रोग्राम में चेंज कर दें। क्या करें, यहां लिख दें फॉर 1 की जगह 0, क्योंकि 0 से चाहते हैं आप, ठीक है। एंडिंग वही रहेगा 0 to 10। अब स्टेप 1 जहां लिखा था मैंने, यहां पे क्या लिख दें, स्टेप 2, क्योंकि आप चाहते हैं कि इवन नंबर हो, तो स्टेप 2। उसके बाद बाकी सेम उसी तरह रहेगा। देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट टाइम, 2 होगी, क्योंकि स्टेप कितना है 2, तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या कर देगा, प्रिंट I2। इस तरह फिर 4 6 8 10, और फिर 10 तक जब प्रिंट होगा, मैं इस तरह कर रहा हूं फिलहाल, तभी हम देखेंगे कंप्यूटर पे सारा, ठीक है। 10 के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पता है y तक पहुंच गए आप, तो फिर लूप से आ जाएगा बाहर और फिर प्रोग्राम को एंड कर देगा। इसी प्रोग्राम को अगर आपने चेंज करना है, आप चाहते हैं 1 से 10 तक क्या हो, ऑड नंबर्स प्रिंट हो, तो क्या लिख दें यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 10 को ना करें शामिल, 9 कर दें, तो फिर यहाँ 9 कर दें, 1 to 9, तो 1 to 9, 1 भी ऑड नंबर है और 9 भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और आपने कोई चेंज नहीं करना, ये स्टेप 2 भी इसी तरह रहेगा। क्यों, क्योंकि देखें जब सबसे पहले लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद स्टेप 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, ठीक है। उसके बाद जब 9 तक पहुंच जाएगा फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये बेटा मैंने आपको बता दिया, 3 एग्जांपल्स हमने, बल्कि 1 2 3 4 एग्जांपल्स आई थिंक की हैं। 2 मैंने अभी करवाई आपको इवन ऑड की, एक पहले करवाई थी 1 to 10 वाली, 3 और 4 जी, 4 एग्जांपल्स हमने, ये चौथी एग्जांपल भी कर ली थी। 4 एग्जांपल्स हमने की हैं, इसको हम कंप्यूटर पर भी अभी देखते हैं, ठीक है। अब आ जाए बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक है वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन लूप या व्हाट इज लूप, ठीक है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज 48 पे नहीं है, मैं आपको जो ग्लॉसरी का पेज है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 121 ग्लॉसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक है, ये आपने लिखना है। इसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर नेक्स्ट लूप, ऑल्सो राइट इट्स सिंटैक्स, तो आप लिखेंगे व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। For loop is used to repeat a set of statements to a specific number of times, और उसके बाद आप उसका सिंटैक्स भी लिखेंगे, ठीक है, जितना उसने बुक में, जैसे उसने बुक में लिखा है उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बनता है क्वेश्चन, व्हाट इज लूप कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल। इसका आंसर बेटा होगा इंटरप्रिटेशन की फर्स्ट लाइन, द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल, बस यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बेटा और क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बताया था क्लास में भी, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन फॉर नेक्स्ट लूप विद एग्जांपल्स, ठीक है, या इस तरह आ सकता है, राइट अ नोट ऑन फॉर नेक्स्ट लूप एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट इसमें 3 थे बस, ठीक है। लॉन्ग में आपने एग्जाम्पल्स भी लिखनी है, 4 तो मैंने ही आपको बता दिए थे, एक बुक में दी हुई है, 3 मैंने और करवा दिए आपको, ठीक है, तो ये आप लिख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 8 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है।
स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 8 का प्रैक्टिकल वर्क। लूप्स के बारे में हमने देखा था इस डे में बेटा। इसमें हमने फॉर नेक्स्ट लूप को किया था स्टडी, उसका सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और एग्जांपल्स। अब हम जो प्रैक्टिकल वर्क है इसका वो देखते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको बोर्ड पे करवाई थी वो हम अब GW बेसिक में करते हैं। सबसे पहले हम वो प्रोग्राम बेटा स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यानी जो आपने नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 10 स्क्रीन पे। ठीक है, पहले ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10 और स्टेप 1, ये बेटा मैंने लिखा है लाइन नंबर 10। इसमें फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था फॉर कीवर्ड है, I क्या है हमारे पास, लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, 1 स्टार्टिंग वैल्यू है, 2 कीवर्ड है, 10 एंडिंग वैल्यू, स्टेप ये भी हमारा क्या है कीवर्ड, और 1 ये हमारा इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये मैंने बताया था ये ऑप्शनल होता है लिखना स्टेप 1। स्टेप 1 ऑप्शनल क्यों है बेटा, मैंने बताया था अगर आप स्टेप 1 ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम 1 से 10 तक जा रहे हैं, तो अगर हम ना भी लिखें स्टेप 1 तब भी हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। इसको हम अभी अप्लाई भी करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना है, क्योंकि हमने हर दफा करवाने प्रिंट स्क्रीन पे जो भी वैल्यू हो लूप में, तो फिर बेटा हम लाइन नंबर 20 में लिखेंगे प्रिंट I। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब लूप होगा रन तो I की वैल्यू 1 होगी, 1 स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3 और 10 तक। ठीक है, अब लाइन नंबर 30 में हमने लिखना है नेक्स्ट I। ठीक है, और लाइन नंबर 40 में आप इस प्रोग्राम को एंड कर दें। अब हम करते हैं इसको रन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 to 10 स्टेप 1 जो मैंने बताया था, प्रिंट I क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब I की वैल्यू 1 है तो प्रिंट I 1 प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, ये 1 हो गया, फिर वैल्यू 2 हुई तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 हुई तो 3। इस तरह जब तक वैल्यू 10 रहती है तब तक लूप इंक्रीमेंट होता रहता है और लूप रन होता है। ठीक है, जैसी वैल्यू उसकी होती है 10 से 11, उसके बाद फिर लूप से आ जाता है बाहर ये, या लूप टर्मिनेट हो जाता है और फिर स्क्रीन पे हमारे क्या लिखा हुआ रहता है ओके। इसका मतलब क्या है कि लूप से जब आया बाहर तो इसका मतलब है लाइन नंबर 40 जो एंड है उसको उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इस तरह हमने 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिए। ठीक है, ये तो हमारी थी सबसे सिंपल एग्जांपल। अब हम करते हैं इवन और ऑड वाली एग्जांपल, उसके बाद फिर हम जो बुक में एग्जांपल है वो करेंगे। ठीक है, जो सम ऑफ सीरीज वाली है। तो पहले करते हैं इवन और ऑड नंबर्स वाली। उसके लिए पहले हम करते हैं इसको न्यू, इसको करते हैं CLS। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन नंबर 10, यहाँ पे लिखते हैं हम उसी तरह फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, अब आप चाहते हैं पहले और नंबर्स प्रिंट हो स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक, असल में प्रिंट होंगे 1 से 9 तक, तो आप यहाँ 1 to 9 लिख दें या 1 to 10 लिख दें, दोनों तरह से प्रोग्राम सही चलेगा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा स्टेप। यहाँ पे मैंने बताया था आपको थोड़ा चेंज करना है, स्टेप 1 नहीं लिखना बल्कि स्टेप 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू होगी 1, फिर 3, 5, 7, 9 इस तरह। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टेप 2। लाइन नंबर 20 में हमने लिखना है प्रिंट, क्योंकि हम चाहते हैं जब लूप हर बार रन हो, जब वैल्यू चेंज हो तो हम देखें क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो प्रिंट I और लाइन नंबर 30 में नेक्स्ट I। ठीक है, और लाइन नंबर 40 में एंड। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को करके रन, क्या प्रिंट हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा आपको पता है जब वैल्यू स्टार्ट में हुई होगी 1, फिर हुई होगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, जब वैल्यू हुई होगी 9 इधर, यानी फॉर I इज इक्वल टू 9 to 10 स्टेप 2। ठीक है, जब 9 प्रिंट उसने कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब आया नेक्स्ट I पे, अब वैल्यू हो गई 9 में जब 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 11। जब यहाँ वैल्यू होगी 11 तो बेटा आपको पता है ये स्टार्टिंग वैल्यू 11 हो गई और एंडिंग वैल्यू क्या होगी 10, तो यहाँ पे क्या होगा फिर लूप से आ जाएगा बाहर। लूप से जब आएगा बाहर तो इसका मतलब है लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट होगी, जो क्या है एंड, तो इसलिए उसने 1 से लेके 9 तक ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आप अगर इसको 10 की जगह 9 करेंगे तब भी ये प्रोग्राम इसी तरह होगा रन। ठीक है, देखते हैं इसको। अभी मैं इसको करता हूं 9 और प्रेस करता हूं एंटर। अब हम दोबारा करते हैं प्रोग्राम को रन। पहले करते हैं CLS और यहां से निकालते हैं लिस्ट और अब करते हैं प्रोग्राम को रन। देखें उसी तरह प्रोग्राम रन हुआ है 1 to 9 पे भी। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अगर फर्स्ट 10, 20 ऑड नंबर से आप प्रिंट करवाएं तो आप उस लिहाज से अपनी एंडिंग वैल्यू दीजिएगा।
ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं कि इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं और इवन नंबर्स करवाते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ चेंज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर्स 0 से, 0 to और मैं कहता हूँ इसको 10, ठीक है, 0 to 10 और स्टेप 2 ही रहेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रन, एक बार फिर करता हूँ मैं रन क्योंकि ये बहुत स्पीड से हुआ है, आराम से करते हैं। लिस्ट निकाल ली मैंने, ठीक है। एक बार बेटा देख लें प्रोग्राम उसी तरह, अब 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 10 स्टेप 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, उसके बाद लूप से आ जाएगा बाहर और एंड हो जाएगा। इसको करते हैं अब हम रन। ये देखें स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया इवन नंबर्स का, ठीक है। बेटा आप इस प्रोग्राम में अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जो वैल्यूज हैं वो करें पुट और इस तरह फिर आंसर देखें अपना, ठीक है। ये मैंने आपको इवन ऑड और फर्स्ट 10 जो नंबर्स हैं 1 से 10 तक वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा के दिखा दिए हैं। अब हम करते हैं जो उसने बुक में हमें एग्जाम्पल दी हुई है, पहले हम पढ़ते हैं उसको बुक से एग्जाम्पल को, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करवाऊंगा। बेटा एग्जाम्पल में वो कहता है लेट अस कंसिडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। वो कहता है आपके पास एक प्रोग्राम है, आपने सम ऑफ सीरीज निकालना है, ठीक है। सम ऑफ सीरीज का मतलब मैंने आपको बताया था जब बोर्ड पे पढ़ा रहा था कि आपने इन नंबर्स को, मतलब इवन नंबर्स हैं, ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, 100 तक, आपने इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 इस तरह सो ऑन 100 तक, ठीक है। ये प्रोग्राम उसने दिया हुआ है। अब हम इस प्रोग्राम को पहले तो जो दिया हुआ है इसको देखते हैं और फिर इसमें थोड़ी सी करेंगे अपनी तरफ से चेंजेस और फिर हम ये भी देखेंगे बेटा कि क्या हमारा आंसर सम ऑफ सीरीज का 2550 आता भी है या नहीं आता, जो हमने बोर्ड पे देखा था, ठीक है। तो इसको अब करते हैं GW बेसिक में, स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10। बेटा अभी हम जो बुक में उसने प्रोग्राम दिया हुआ है उसी तरह करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से चेंजेस भी करेंगे। उसने लिखा हुआ है बेटा सबसे पहले n इज इक्वल टू 0, उसके बाद लाइन नंबर 20 में फॉर i इज इक्वल टू 2 to 100 और स्टेप कितना दिया उसने 2, क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 में क्या किया, n इज इक्वल टू n प्लस i। नेक्स्ट लाइन नंबर 40, नेक्स्ट i लाइन नंबर 50 प्रिंट, यहाँ पे अपने करना है वो सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू और यहाँ पे हम लिखते हैं n क्योंकि n में स्टोर हो रहा है। लाइन नंबर 60 में लिख देंगे एंड। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। आंसर आपके पास आ गया है सम ऑफ सीरीज का 2550, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चेंज करता हूं कि मैं बेटा जो ऊपर उसने लिखे है लाइन नंबर 10 उसको करता हूं डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं डिलीट। बेटा ये कमांड हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम करते हैं CLS और अब देखते हैं ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल लाइन नंबर 10 रिमूव हो गई है, ठीक है। सम ऑफ सीरीज देखिए बिल्कुल आंसर सही आया 2550। तो अगर आप n इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर ना भी करें तब भी बेटा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। इसकी एक वजह ये भी है बेटा क्योंकि मैंने जब प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था तो मैंने न्यू किया था। न्यू का मतलब होता है वो सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को क्लियर कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पहले से क्लियर थी इसलिए उसने कोई भी हमें गार्बेज वैल्यू है वो नहीं दी और हम n इज इक्वल टू 0 के बगैर भी ये प्रोग्राम सही चल रहा है। मतलब हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ। दोबारा निकालते हैं लिस्ट, लाइन नंबर 10 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बगैर भी ये सही चल रहा है। फॉर i इज इक्वल टू 2 to 100, कहां से स्टार्ट हो रहा है लूप, 2 से लेके एंड हो रहा है 100 तक। स्टेप 2 का इंक्रीमेंट होगा हर बार। उसके बाद है बेटा n इज इक्वल टू n प्लस i। अब आपको आई होगी समझ कि हमने क्यों लिखा था n इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ बेटा फायदा हमें, अगर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 तो इससे ये फायदा होगा बेटा कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू n की पहले से पता होगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, फर्ज करें 0, 0 प्लस i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने सारा आपको बोर्ड पे समझा दिया था। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 के बाद 2 का इंक्रीमेंट है तो हो जाएगी 4। इस तरह पे लाइन नंबर 30 पे आएगा, i की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरह ये लूप रन होता रहेगा जब तक वैल्यू 100 नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वैल्यू होगी 100 उसके बाद जब लूप चलेगा तो लूप से आ जाएगा बाहर क्योंकि हमारी ये वैल्यू हो जाएगी ज्यादा और ये हो जाएगी कम। तो जो भी n में बेटा स्टोर होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और वो क्या है 2550
0। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा आपने देखा कि लाइन नंबर 10 को रिमूव करने से प्रोग्राम की आउटपुट तो बिल्कुल आई है सही। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। लेकिन जब लाइन नंबर 30 में पहुंचे, लाइन नंबर 30 में ये नहीं हमें आई बेटा समझ कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू असल में 0 है। ठीक है, तो इसलिए हमने लाइन नंबर 10 में क्या लिखा था, n इज इक्वल टू 0। तो मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसको CLS और अब हम करते हैं इसको लिस्ट। अब देख लें, अब प्रोग्राम आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, बुक में भी उसने इसीलिए n इज इक्वल टू 0 किया हुआ है। ठीक हो गया, कंप्यूटर में आंसर n इज इक्वल टू 0 के बगैर भी सही आता है। उसके बाद हम एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको ना, देखिए आंसर बिल्कुल आ रहा है सही, सम ऑफ सीरीज इक्वल टू 2550। ठीक हो गया, ये बेटा हमने एग्जाम्पल जो बुक की थी वो कंप्लीट कर लिया। एक चीज मैंने आपको बतानी है कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं करता हूँ इसको न्यू और यहाँ पे करता हूँ CLS। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आए समझ। कैसे, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि फॉर लूप में पहले आप क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं या प्रिंट लिखते हैं। फॉर लूप के बाद मतलब फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, प्रिंट, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था जब आप ये चाहते हैं कि हर आइट्रेशन पे या हर दफा जब वैल्यू चेंज हो लूप की तो हमें स्क्रीन पे आए नजर लिखा हुआ, तो वो प्रिंट पहले लिखते हैं आप, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। ये जैसे हमने इवन नंबर्स ऑड नंबर्स वाला प्रोग्राम किया था। लेकिन जो अभी हमने प्रोग्राम किया है सम ऑफ सीरीज का, उसमें आपने देखा मैंने पहले लिखा था नेक्स्ट और बाद में लिखा था प्रिंट। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में ये देखना था कि सम क्या आ रहा है। तो सम हमेशा आखिर में आएगा जब सारे नंबर सीरीज में ऐड हो जाएंगे, जब हर बार वैल्यू चेंज होगी लूप की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, जो इवन ऑड वाला प्रोग्राम था उसको मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा नेक्स्ट और बाद में लिखूंगा प्रिंट। देखते हैं इसमें क्या आता है चेंज। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं फॉर, अब आई नहीं लिखते, चले ए लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 10 स्टेप 2। लाइन नंबर 20 में लिखता हूं मैं बजाय प्रिंट ए के मैं लिखता हूं नेक्स्ट ए। ठीक है, और लाइन नंबर 30 में लिखता हूं प्रिंट ए। ठीक है, अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह होता है रन। ये देखिए बेटा आंसर क्या आया, आपके सामने आंसर आ गया 11। हालांकि आंसर ये नहीं आना चाहिए। असल में हुआ क्या बेटा, इस तरह हुआ है कि जब ए की वैल्यू थी 1, ठीक है, तो उसके बाद गया लाइन नंबर 20 पे नेक्स्ट ए। अब ए की वैल्यू क्या हो गई 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्यों हो रहा है बेटा, ये नेक्स्ट ए हर बार वैल्यू आ रही है उसकी, तो इसलिए जब वैल्यू 10 के बाद हुई 11 से क्या हुआ, लूप से आ गया वो बाहर। जब लूप से आया बाहर तो उसको क्या मिला स्क्रीन पे, प्रिंट ए मिला, कि जो भी ए की वैल्यू आखिरी उसको स्क्रीन पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो उससे क्या प्रिंट कर दिया, 11 प्रिंट कर दिया। इससे हमने ये भी देख लिया कि हमारा लूप कहां पे हो रहा है एंड और कहां पे हो रहा है स्टार्ट। देखें यहां पे जब वैल्यू होती है 11 तो आपने देख लिया कि लूप से क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। लूप से बाहर आया तो ये प्रिंट ए हो गया। ठीक है, ये वैसे तो एक मैंने बताया चेंज बताया था आपको प्रोग्राम में, लेकिन आपने ये भी देख लिया कि जब लूप की कंडीशन या लूप की वैल्यूज लूप से हो जाती है बाहर, या तो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो हो जाती है लूप से बाहर, तो फिर क्या होता है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखी होती है नेक्स्ट के बाद, वो एग्जीक्यूट होती है। और वो क्या थी यहाँ पे, प्रिंट ए। तो प्रिंट ए आखिर में क्या वैल्यू थी ए की, 11, तो इसलिए यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बेटा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, ये बस बात थी, मैंने आपको बता दूं कि नेक्स्ट ए और प्रिंट ए क्यों लिखते हैं हम पहले प्रिंट ए, और क्यों लिखते हैं पहले नेक्स्ट ए सम ऑफ सीरीज के लिए। ठीक है, तो आपने देख लिया फर्क दोनों में। ठीक हो गया, ये मैंने बता दिया बेटा। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 9. In work for day 9, we will study while, when, loop. इसमें बेटा सबसे पहले देखते हैं होता क्या है ये लूप। The while loop keeps repeating. ये loops नहीं होगा, आई थिंक ये loop होगा। ठीक है, इसको आप loop कर लें। While loop keeps repeating an action until an associated condition becomes false. अब क्या मतलब है इसका बेटा, वही बात है keeps repeating, मतलब रिपीट होता है, जाहिर है लूप की टाइप है। तो while loop keeps repeating an action, एक्शन का मतलब असल में यहाँ स्टेटमेंट्स ही है। ठीक है, एक्शन जाहिर है एक्शन तो कोई नहीं करता, एक्शन तो इंसान करता है नॉर्मली। तो यहाँ पे बात एक्शन से वही है कि स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition becomes false. अब ये एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे बेटा हमने इफ देन और इफ देन एल्स में देखा था कि इफ ए इज लेस देन बी। अभी जो ए इज लेस देन बी है ये समझे आप क्या है, एसोसिएटेड कंडीशन है। यहाँ भी हमने इस तरह करना है। यहाँ पे कंडीशन होगी अब लाजमी फॉल्स या ट्रू, जैसे हमने इफ देन और
इफ देन एल्स में देखा था, ठीक है। फॉर नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, इसका कंपैरिजन भी हम करेंगे बेटा आगे जाके कि दोनों में क्या फर्क है। इसके बाद वो कहता है until an associated condition becomes false, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो रिपीट करेगा एक्शन को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, ठीक है। दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो, ये इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट नो इन एडवांस, वहां था नो इन एडवांस मतलब पहले से पता हो, यहां पे क्या है, दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो, नहीं पता उसको, इन एडवांस पहले से, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, कि कितनी बार लूप ने रन होना है या एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। एक बार फिर देखें, दिस इज यूजफुल, ये तब यूजफुल है वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कितनी बार लूप ने चलना है उसको नहीं पता होता, किसको, प्रोग्रामर को, जिसने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो तब हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल मेन लूप। बड़ी आसान बेटा इसकी एग्जांपल है, फर्ज करें आपको ये नहीं पता कि आपने कुछ नंबर्स का आपने निकालना है सम, ठीक है, आपको समझें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता, एंडिंग वैल्यू पता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक एक्सप्रेशन में कंडीशन दे देंगे, वो हम देखते हैं भी एक्सप्रेशन क्या होता है आगे। आप कंडीशन देंगे कि यहाँ से यहाँ तक चले, या जब तक उस एक्सप्रेशन में दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप रन होता रहे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है व्हाइल व्हेन लूप की, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जब आपको नहीं पता होता कि लूप ने कितनी बार चलना है पहले से, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल व्हेन लूप, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल बहुत सी हो सकती हैं, कभी ऐसे बेटा आपके पास प्रोग्राम आ जाते हैं कि आपको नहीं पता कि एंड कहां होगा, तो फिर आप व्हाइल व्हेन लूप लगा दें, ठीक है। फॉर नेक्स्ट में आपको पहले से पता होता है कि कितनी बार लूप ने चलना है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सिंटैक्स बल्कि आसान है उससे। व्हाइल आपको पता है यहाँ कीवर्ड है क्योंकि नाम है इसका। एक्सप्रेशन, अब ये वो चीज है जो मैंने आपको इफ देन और इफ देन एल्स में बताई थी, यहाँ वही होगा a इज लेस देन b, या कोई आप ले लेंगे यहाँ वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे भी होता है, और उसको कह देंगे लेस देन, इक्वल टू, जो भी आप वैल्यू देना चाहें, वो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अभी आपको अभी समझ नहीं आएगी अगर मैं यहाँ बता भी दूँ, ठीक है। व्हाइल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। आगे 3 डॉट्स हैं और नीचे लिखा हुआ लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, ये समझे क्या है, बॉडी ऑफ द लूप है, ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा अभी आपको। ये लूप स्टेटमेंट्स क्या है, बॉडी ऑफ द लूप है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं आप, व्हेन, क्योंकि इसका नाम क्या है, व्हाइल व्हेन, जैसे वहां था फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे है व्हाइल व्हेन, ये दोनों क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। जब आपने एंड करना है बेटा इसको तो क्या लिख देना है, व्हेन लिख देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल देखेंगे इसकी, ठीक है। ये कुछ बातें अगर नहीं समझ आई आपको इससे समझ आ जाएंगी। सबसे पहले वो बात करता है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या करता है यहाँ पे, असल में ये कंट्रोल करता है बेटा लूप रेपिटेशन को, इट कंट्रोल्स लूप रेपिटेशन, कि कितनी बार लूप ने चलना है, ये कौन करता है कंट्रोल, एक्सप्रेशन करता है। किस तरह करता है अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लूप स्टेटमेंट्स क्या बनाती हैं, बॉडी ऑफ द लूप, ये मैं पहले ही बता दिया था आपको कि जो लूप स्टेटमेंट्स है ये क्या बनाती हैं, बॉडी ऑफ द लूप। अब ये बॉडी ऑफ द लूप में 2-3 बातें ध्यान से सुने इसकी। बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक इस एक्सप्रेशन में दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक बेटा ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। कब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी वो भी देख लें। लूप टर्मिनेशन का मतलब होता है एग्जिट होना या खत्म होना। लूप टर्मिनेशन कब होती है, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। देखें जब एक्सप्रेशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब जब लूप टर्मिनेट होगा तब क्या होगा, वो मैंने बात यहां नहीं लिखी, सुन लें। जब लूप टर्मिनेट होगा बेटा तो जो व्हेन स्टेटमेंट के बाद जो भी लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब व्हेन के बाद अगर आपने एंड लिखा है, प्रिंट लिखा है, कुछ भी लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब होगी ये, जब एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा हमारा, या जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लूप टर्मिनेशन के बारे में। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। अब ये बात थोड़ी सी आपको समझानी पड़ेगी एग्जांपल से, ठीक है। पहले वैसे समझना फिर एग्जांपल से, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ ही जाएगी, ठीक है। ये बेटा वो बात है जो हमने देखनी है इसमें कि लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑलवेज इनिशियलाइज का मतलब होता है आपने जब इनिशियलाइज वैल्यू देनी है उसको, मतलब आपने कोई डिक्लेयर उसको करना है, कोई वैल्यू देनी है, ठीक है, ये होती है इनिशियलाइजेशन। ऑलवेज इनिशियलाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। अब बॉडी ऑफ द लूप के बाहर आपने इसको इनिशियलाइज करवाना है। इसकी एग्जांपल उसने बुक में दी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ। पेज नंबर 49 पे आप देखें जो उसने एग्जांपल दी है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10। इसमें आप देख रहे हैं लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है उसने n इज इक्वल टू 1। ये है बेटा वो बात कि उसने क्या किया है, लूप कंट्रोल वेरिएबल को बॉडी ऑफ द लूप के बाहर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब इस व्हाइल के आने से पहले
पहले ही उसने क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, यही फर्क है बेटा फॉर नेक्स्ट में और व्हाइल व्हेन में। ठीक है, मैं आगे जाके आपको यही बताना, बल्कि यही पॉइंट है अगला कि कंपैरिजन विद फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट में क्या होता है बेटा, फॉर नेक्स्ट में आपने देखा था, वो भी मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा एग्जांपल से, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। एक ही प्रोग्राम व्हाइल से भी बनाएंगे और फिर फॉर से भी बनाएंगे। ठीक है, व्हाइल व्हेन में बेटा आपको क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप के अंदर करना होता है, मतलब बॉडी ऑफ द लूप के अंदर करना होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको सारा। ठीक है, लेकिन जो फॉर नेक्स्ट लूप है उसमें आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही कर रहे होते हैं। देखें, आप इनिशियलाइज भी वहीं से करवाते हैं, फॉर आगे देते हैं कोई वेरिएबल, समझे फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, तो ये 1 क्या है, इनिशियल वैल्यू, 10 क्या है, एंडिंग या फाइनल वैल्यू। तो ये आप इनिशियलाइज और एंडिंग वैल्यू और सब कुछ जो इंक्रीमेंट है, स्टेप जी जो आप करते हैं या स्टेप 2 जो आप करते हैं, वो भी क्या है, उस फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही कर रहे हैं, मतलब उसी में कर रहे हैं। लेकिन वाइल लूप में ये नहीं होता, वाइल व्हेन में, वाइल व्हेन में आपको जो बॉडी है उसकी, उसके अंदर करना होता है। क्या वजह है, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह का है कि इसमें आपने वाइल के बाद सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना होता है। ठीक है, अब ये बातें मैंने काफ़ी समझा दी, अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ, तब ये आपको सारी बातें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसी एग्जांपल से। तो एग्जांपल करते हैं जो बुक में दी हुई है, बहुत आसान एग्जांपल है कि उसने 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह किया उसने। सबसे पहले लिखते हैं लाइन नंबर 10, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था n इज इक्वल टू 1। अब ये क्यों लिखा है, मैंने बताया कि आपको जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको वाइल लूप से पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप करवाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं लाइन नंबर 20, 30, 40, 50। फिलहाल मैं इतना लिखता हूं, फिर हम और भी लिख लेंगे। ठीक है, लाइन नंबर 20। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे अब क्या लगेगा बेटा, लूप स्टार्ट कर दें, वाइल एन लिख दिया। एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे बेटा ये लूप वेरिएबल है या लूप कंट्रोल वेरिएबल जो वहां पे था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर है आप इसको जो राउंड ब्रैकेट है उसमें लिख दें। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस भी हो जाएगा दोनों में। वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या लिखेंगे आप, वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक n की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, यहां पे बेटा हम लिखेंगे प्रिंट n। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रिंट एन। अब ये मैंने क्यों लिखा है बेटा, याद होगा मैंने बताया था लास्ट डे में आपको कि जब आप चाहते हैं कि जब भी लूप चले हर स्टेप में आपको पता हो कि क्या वैल्यू है, या आप चाहते हैं हर बार जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है या चेंज हो रही है लूप में वो स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रिंट करवाएंगे, बाद में उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, जैसे वहां पे हमने बाद में किया था नेक्स्ट, यहाँ पे हम बाद में करेंगे वेंड। ठीक है, वेंड से पहले एक और काम करेंगे, इंक्रीमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो प्रिंट करवा रहा है। तो क्या लिख दें, n इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दें, सिंपल वेंड, और आखिर में लिख दें बेटा एंड। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अभी हमने इसमें वैल्यूज पुट नहीं की, अब वो करते हैं। ठीक है, गौर से देखिए अब प्रोग्राम किस तरह होगा रन। ठीक है, सबसे पहले लाइन नंबर 10 रन होगी, n इज इक्वल टू 1। उसके बाद कहता है वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 10। सबसे फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। क्या 1 छोटा है या इक्वल है 10 के, यस, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होता है, मैंने बताया था जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है, बॉडी ऑफ द लूप। और बॉडी ऑफ द लूप इसकी कहां से कहां तक है, लाइन नंबर 30, 40। लाइन नंबर 30 और 40 किस में आती है, बॉडी ऑफ द लूप में आती है। अब क्या होगा, क्या वैल्यू है बेटा n की, प्रिंट n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 1। जब लाइन नंबर 40 पे आएगा तो वो कह रहा है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, n की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहां पे आएगा 2। अब वेंड का मतलब है ये दोबारा इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अभी हमने देखी है 2। अब बताएं ये कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट n 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर n की वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू 3 होगी, फिर ये ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक जब तक n की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। अब जब 11 होगी तो क्या होगा, आप गौर से देखें। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले करते हैं n की वैल्यू को करते हैं 10, ठीक है। n की वैल्यू को करते हैं 10, कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है बेटा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, और मैं आपको बता एक भी सही हो तो आंसर सही हो जाता है। तो 10 इज इक्वल टू 10, यस हमारी कंडीशन ट्रू है। प्रिंट 10, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं फिलहाल इसको डॉट लगा रहा हूँ, 10 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद देखें n इज इक्वल टू n प्लस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब ये 11 जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ये कंडीशन बेटा क्या हो गई है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने बताया था क्या होता है, लूप टर्मिनेट करता है और वेंड के बाद जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो क्या लिखा हुआ है, वेंड के बाद लिखा हुआ है एंड, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड, और स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। ये हम अभी कंप्यूटर पे देखते हैं सारा, ठीक हो गया। ये मैंने आपको जो बुक में एग्जांपल है वो बता दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं फॉर नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम जो मैंने करवाया था 1 to 10 वाला वो भी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं आएगा पूरा, मैं ऐसा करता हूँ लाइन नंबर जो 60 है इसको कर रहा हूँ अरेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर नेक्स्ट वाला प्रोग्राम, ठीक है। देखते हैं क्या फर्क है फॉर नेक्स्ट और वाइल में, इसी यहाँ लिखता हूँ मैं लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, आई थिंक ये 4 लाइन्स में हो जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, मैं आगे स्टेप 1 भी लिखा, आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होता है, ठीक है। प्रिंट i, उसके बाद नेक्स्ट i और फिर एंड। देखिए दोनों में क्या फर्क है, एक तो सिंपल फर्क है कि इसकी लाइंस 5 हैं, इसकी 4 लाइंस हैं। ये थोड़ा इजी आपको लग रहा है, ये शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, ठीक है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं दोनों प्रोग्राम। क्या कर रहे हैं, 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है फॉर आई और यहाँ पे वाइल, देखें दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप वेरिएबल के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दी 1 और एंडिंग वैल्यू क्या दी 10, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एंडिंग वैल्यू है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने वाइल से बाहर करवाई है डिक्लेयर, लाइन नंबर 10 में n इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने फॉर उसी तरह किया है, यहाँ पे सेम काम हो रहा है, मतलब फॉरन वाइल के बाद और फॉरन फॉर के बाद प्रिंट आई प्रिंट 10, मतलब मैंने फॉरन प्रिंट करवाई, ये कॉमन चीज है दोनों में। उसके बाद एक चीज चेंज है, मैंने यहाँ फॉर में कर दिया फॉरन नेक्स्ट आई। क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर लूप है, मुझे ये वाला काम जो मैं लाइन नंबर 40 में कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में, वो फॉर लूप मुझे फर्स्ट लाइन में ही करके दे रहा है, तो इसलिए मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा यहाँ लिखी है वाइल में और फॉर में नहीं लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और फिर n की वैल्यू स्टोर भी हो रही है और फिर हो रहा है वेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट आई नेक्स्ट आई और डायरेक्ट क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं जो हमने फॉर नेक्स्ट में किए थे 2 प्रोग्राम, इवन नंबर्स वाले और ऑड नंबर्स वाले, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अरेज। यहाँ पे हम करते हैं, पहले हमने करना है इवन और ऑड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं n इज इक्वल टू, पहले कर लेते हैं इवन वाला। तो n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, अगर हम 0 से चाह रहे हैं तो n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लिखें, वाइल के बाद अब क्या लिखते हैं, हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है जो मैंने यहाँ बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या लिख दें, जैसे वहां लिखा था वाइल n इज, अब मैं चाहता हूँ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स मैं चाहता हूँ 0 से 10 तक आ जाए, तो वही लिखें, तो यहाँ लिखे लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब है 10 भी शामिल है इसमें, ठीक है। अब क्या करें, वही करें उसी तरह प्रिंट n, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे आप देखें बेटा लाइन नंबर 40 में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n प्लस 1। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम करेंगे n इज इक्वल टू n प्लस 2। क्यों 2 किया है, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइन नंबर 50 में लिख दूंगा मैं वेंड और लाइन नंबर 60 में लिख दूंगा मैं एंड, ठीक है। देखता हूं अगर आपको आ रहा है सही नजर तो ठीक है, वरना आप देख लें वैसे ही, ठीक है। लाइन नंबर 60 में एंड लिखना आपने, ठीक है। मैं चलें इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको अगर नहीं आ रहा आपको नजर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कॉलन डाल के मैंने यहाँ एंड लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम होगा रन। सबसे पहले n की वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 छोटा है 10 से, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इसके बाद क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट n, तो स्क्रीन पे n प्रिंट होगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 2, n की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। जब 2 यहाँ पे आया तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 2, अब भी कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर प्रिंट n, 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह बेटा जब तक 10 नहीं आता ये प्रिंट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, अब देखिए अगर यहाँ पे आ गया 10, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब 10 आया कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आ जाएगा n में 10
और यहाँ पे 10 + 2, अब यहाँ पे n में 10 आ गया और फौरन प्रिंट n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा गौर से देखें, 10 + 2 = 12, ये जो आएगा ऊपर 12 इधर, जब यहाँ पे आएगा आपको पता है 12 छोटा नहीं है 10 से, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कहाँ आएगा, वेंड के बाद, वेंड के बाद असल में हमने एंड ही लिखा हुआ, तो स्क्रीन पे 0 से लेके 10 तक हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। अब चाहते हैं आप ऑड नंबर्स, थोड़ा सा चेंज कर दें इस प्रोग्राम में, n = 0 की जगह कर दें n = 1, और यहाँ पे अब आप क्या करें कि अगर आप चाहते हैं 1 से 9 तक तो आप सिंपल लिख दें n ≤ 9, बाकी सेम उसी तरह रहने दें, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1, यहाँ नहीं लिख रहा मैं, चले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको आ जाए नजर, 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी ट्रू है कंडीशन, n प्रिंट n 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आएगा इधर n = n + 2, n की वैल्यू क्या है 1, 1 + 2 = 3, तो उसके बाद ऊपर जाएगा 3, क्या 3 छोटा है 9 से, यस कंडीशन ट्रू है, प्रिंट n 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ये होता रहेगा और 9 तक ये होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9, यहाँ पे 9 भी हो जाएगा प्रिंट। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो 9 + 2 = 11, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, जब यहाँ ऊपर 11 आएगा तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बेटा आपको सारा बता दिया है। वाइल वेंड लूप भी, तो वो एग्जांपल जो हमने फॉर लूप में की थी तकरीबन वो एग्जांपल हमने वाइल वेंड में भी कर ली है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बता दी, बस कंप्यूटर पे रह गया, बाकी मैंने ये भी बता दिया। अब बुक से पढ़ लेते हैं सारा, ठीक है। 3.5.2 वाइल वेंड लूप, द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition becomes false. This is useful where the programmer does not know in advance how many times the loop will be executed. ये सारा समझा दिया मैंने आपको। आगे सिंटैक्स है, आगे इंटरप्रिटेशन। The expression in the while loop controls the loop repetition. क्या करता है, लूप रेपिटेशन को कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन। The statements which are executed when the given condition is true form the body of the loop. तो जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो लूप स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या फॉर्म करती हैं, बॉडी ऑफ द लूप। द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। ये मैंने बता दिया था, जब तक होता है बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट जब कंडीशन ट्रू रहती है हमारी। एज सून एज इट बिकम्स फॉल्स, जैसे ही वो फॉल्स होता है तो क्या होता है, द लूप टर्मिनेट्स इमीडिएटली, फौरन क्या होता है, लूप टर्मिनेट होता है या एग्जिट होता है। एंड द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द वेंड स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर होता है नेक्स्ट कहां पे, वेंड स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब वेंड के बाद जो भी आपने लिखा होगा वहां पे, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन व्हाइल लूप इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। अब यहाँ पे बेटा थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो देख लें। स्टार्ट होता है पैराग्राफ, ये यहाँ पे गलती है वाइल लूप की, वाइल लूप की स्पेलिंग सही नहीं, मतलब वाइल की स्पेलिंग सही नहीं है और इंक्रीमेंटेड की स्पेलिंग भी सही नहीं है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, TED होता है आखिर में, ठीक है। दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन वाइल लूप इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, देखें, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। फॉर में हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया था, ठीक है। फॉर में हमने जो काम किया था वो हमने एक एग्जांपल में किया था सम ऑफ सीरीज में, वहां पे हमने अपनी आसानी के लिए वो n = 0 किया था, क्योंकि हम सम ऑफ सीरीज चाह रहे थे, कहां से स्टार्ट हो, वो 2 से, इसलिए हमने n = 0 किया था, ठीक है, ताकि जब 2 का इंक्रीमेंट हो तो वो 2 से स्टार्ट, ठीक है। वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है, कंफ्यूज ना होइएगा। वहां पे लूप वेरिएबल नहीं था हमारे पास n, वहां पे लूप वेरिएबल i था, यहाँ पे लूप वेरिएबल n है, उसी को हम पहले डिक्लेयर करवाते हैं। ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम लॉजिक, और प्रोग्राम के लॉजिक के मुताबिक हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अब हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि हम चाहते हैं 10 से 1 तक नंबर जाएं, ठीक है, हमारे पास 10 से 1 तक नंबर जाएं, फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसी लगानी पड़ेगी लॉजिक इसमें कि हम कहीं ना कहीं वैल्यू को डिक्रीज करें या डिक्रीमेंट करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। वेयर एज इन फॉर लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एंड इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड विद इन द फॉर स्टेटमेंट, मतलब फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, जैसे फॉर x to y स्टेप z, ये सारा काम हम फॉर के अंदर ही कर रहे होते हैं, विद इन, ठीक है। आगे बेटा एग्जांपल है, ये मैंने आपको सारी समझा दी है। इसके बाद तो टॉपिक हमारा नेक्स्ट वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। अब बेटा करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज व्हाइल वेंड लूप,
ऑल्सो राइट इट्स सिंटेक्स। तो इसका आंसर होगा बेटा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है कंप्लीट, द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition becomes false. This is useful where the programmer does not know in advance how many times the loop will be executed. ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इसका सिंटेक्स, जैसे बुक में लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है। उसके बाद बनेगा क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्रेशन इन व्हाइल व्हेन लूप। ठीक है, इसका आंसर है बेटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट लाइन, द एक्सप्रेशन इन द व्हाइल लूप कंट्रोल्स द लूप रेपिटेशन। बस इतना ही आंसर है। इसके क्वेश्चन 2 ही हैं बेटा जो मैंने अभी आपको लिखवा दिए हैं। बस यहाँ पे हमारा ये डे का काम कंप्लीट हुआ। मैंने आपको व्हाइल लूप सारा बता दिया, सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद एग्जांपल्स भी हमने देख ली, बुक वाली भी और खुद से भी 2 मैंने करवा दी। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 9 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 9 का प्रैक्टिकल वर्क, व्हाइल व्हेन लूप। इसमें मैंने आपको इसका सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और एग्जांपल बोर्ड पे समझा दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं GW बेसिक में किस तरह इंप्लीमेंट होता है। मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये बेटा इसकी एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10। हम डे 8 में ये वाला प्रोग्राम फॉर लूप से कर चुके हैं, अब हम इसको व्हाइल लूप से भी करेंगे। ठीक है, और मैं फिर दोनों में आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। पहले हम व्हाइल से बनाएंगे और फिर फॉर वाला प्रोग्राम एक बार फिर हम करेंगे टाइप, ताकि हम देखें क्या दोनों की आउटपुट सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसको GW बेसिक में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइन नंबर 10, n इज इक्वल टू 1। लाइन नंबर 10 में लिखा है मैंने n इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिखा है मैंने बताया था, यही फर्क है फॉर नेक्स्ट और व्हाइल में, कि फॉर नेक्स्ट में आपको लूप से पहले कुछ इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ता, खासतौर पे लूप वेरिएबल। ठीक है, लेकिन व्हाइल व्हेन में आपको लूप कंट्रोल वेरिएबल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वही मैंने करवाया है। लाइन नंबर 20 में लिखते हैं बेटा, अब हम व्हाइल n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 30, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे बेटा हमने आपको पता है कि 1 से 10 तक नंबर्स करवाने हैं प्रिंट, और हम चाहते हैं हर बार जब लूप की वैल्यू चेंज हो या आइटरेट हो लूप की वैल्यू, मतलब कि हर बार जब लूप रन हो, एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम देखें क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे हमने फॉर लूप में लिखा था प्रिंट n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लूप वेरिएबल क्या है मेरा, n है। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 पे, यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, इंक्रीमेंट। फॉर लूप में हम फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप करना पड़ता है। ठीक है, ये भी फर्क है फॉर और व्हाइल में। अब यहाँ पे हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 1। लाइन नंबर 50, यहाँ पे अब लिखते हैं वेंट। ठीक है, और लाइन नंबर 60 में लिख देते हैं एंड। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको व्हाइल व्हेन लूप में कि जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये लाइन नंबर 20, 30, 40 ये रन होंगी और लाइन नंबर 50 भी रन होगी। लेकिन जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट होगा और वेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो क्या लिखी हुई है, एंड लिखी हुई है। देखते हैं ये प्रोग्राम सही रन होता है या नहीं होता। ये देखिए बेटा, प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये देख लिया आपने, हमने इसको व्हाइल व्हेन से देख लिया है। फॉर नेक्स्ट लूप से मैंने आपको लास्ट डे में दिखा दिया था, एक बार फिर वो दिखाता हूँ आपको फॉर नेक्स्ट लूप से यही प्रोग्राम। पहले एक बार ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि ये कोड क्या है इसका। n इज इक्वल टू 1 while n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसको अगर आप ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वैसे भी प्रोग्राम सही चल रहा है। ठीक है, अब क्या वैल्यू है n की, स्टार्ट में 1 है तो 1 यहाँ पे आएगा। अब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जाएगा, प्रिंट n की वैल्यू क्या है 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया 1। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन नंबर 40 पे जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू है 1 तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट कहेगा उसको दोबारा ऊपर जाओ, n की वैल्यू क्या हो गई है 2। क्या 2 छोटा है और इक्वल है 10 से, यस, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। इस तरह फिर प्रिंट n 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह बेटा ये 10 तक प्रिंट होगा। जैसे ही ये आएगा नेक्स्ट, जब n की वैल्यू हो जाएगी 10, उसके बाद यहाँ पे आएगा वेंट, ऊपर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी क्या 11। जैसी वैल्यू होगी 11 तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स, और ये कुछ भी रन नहीं होगा। वेंट के बाद जो भी लाइंस लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी और वो क्या है एंड। ठीक है, इस तरह प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप से ये प्रोग्राम एक बार फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब न्यू और यहाँ पे करते हैं CLS। ये मैंने वैसे आपको दिखा दिया पहले लास्ट डे में, एक बार दोबारा देख लें। लाइन नंबर 10 में हमने लिखा था फॉर I इज इक्वल टू 1 2 10
फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, आगे मैं स्टेप 1 नहीं लिख रहा, मैंने बताया था वो ऑप्शनल है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप स्टेप 1 नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब लाइन नंबर लिखते हैं 20, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट आई, उसके बाद लिखते हैं लाइन नंबर 30 नेक्स्ट आई, लाइन नंबर 40 एंड, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। ये देख लें बेटा आप लोग उसी तरह प्रोग्राम रन हुआ है 1 से लेकर 10 तक। तो आपने देख लिया बेटा हम एक ही प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट लूप से भी कर सकते हैं और वाइल व्हेन लूप से भी। बेटा अब हम करते हैं जो मैंने एग्जांपल आपको फॉर नेक्स्ट में करवाई थी इवन और ऑड वाली, वो हम वाइल व्हेन से करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं लाइन नंबर 10, यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू 0, पहले हम करते हैं इवन नंबर्स वाली, ठीक है। लाइन नंबर 20 वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 10, लाइन नंबर 30, यहाँ पे हमने क्या करना है प्रिंट n, नेक्स्ट लाइन नंबर 40, यहाँ पे करेंगे अब हम n इज इक्वल टू n प्लस 2, ये चेंज है बेटा बस इसमें, यहाँ पे n प्लस 2 करना है, ठीक है। अब हम करते हैं लाइन नंबर 50 वेंड और लाइन नंबर 60 में एंड कर देते हैं, ठीक है। अब करते हैं प्रोग्राम को रन। आप ये देख रहे हैं बेटा आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया लिखा हुआ 0, 2, 4, 6, 8 और 10, 0 से लेके 10 तक आपने जो इवन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिए, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया इवन नंबर्स का। और नंबर्स में क्या करना है, बस एक होगा बेटा चेंज, यहाँ पे आपने जहाँ लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कर दें n इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को करते हैं रन। अब आप देख रहे हैं बेटा कि 1, 3, 5, 7, 9, ये 1 से लेके 9 तक और नंबर्स आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिए। बस आपने सिर्फ एक चेंज किया है, सिर्फ एक नंबर का, मतलब n इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 1 आपने लिखा है, तो आपके सामने इसकी आउटपुट चेंज हो गई है, ठीक हो गया बेटा। मैंने आपको बता दिया इवन ऑड नंबर्स का अपनी मर्जी से n की वैल्यू को चेंज करके, तो यहाँ पे लिखी हुई है आपने कंडीशन, अगर आप इसको n इज लेस देन इक्वल टू कर देंगे 100, तो 1 से लेके 100 तक जो भी ऑड नंबर्स हैं वो आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये भी चले मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे हम करते हैं 100 और अब करते हैं प्रोग्राम को रन। ये आप देख रहे हैं बेटा बहुत लंबा आउटपुट आई है, ये देखें कहाँ तक आया आंसर आपका 99 तक। 99 तक क्यों है, क्योंकि जो 99 है वो लास्ट ऑड नंबर है 100 से पहले, और जो 100 है वो तो इवन नंबर है ना, तो इसलिए बेटा ये हमारे पास ये इतनी बड़ी आउटपुट आ रही है, आप देख सकते हैं। इसको करते हैं बेटा CLS ताकि स्क्रीन से हो जाए क्लियर। अब निकालते हैं इसकी बेटा लिस्ट। ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैंने लिखा था n इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसलिए इसका आंसर बहुत बड़ा आ गया था, ठीक है। तो आपने देख लिया है कि किस तरह प्रोग्राम की वैल्यूज चेंज करने से, आपके पास लूप की वैल्यूज चेंज करने से आपके पास आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा इसको वही कर रहा हूँ जो पहले था, और आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 10। इन वर्क फॉर डे 10 वी विल स्टडी नेस्टेड लूप। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हमने सिर्फ एक एग्जांपल को देखना है, एक डेफिनेशन है और साथ उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसी को उसने एक्सप्लेन किया है। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन होता क्या है। नेस्टेड लूप, इनसाइड अ लूप फॉर और व्हाइल देयर कैन बी वन और मोर लूप्स। वो कहता है एक लूप के अंदर फॉर और व्हाइल कोई भी हो सकता है, देयर कैन बी वन और मोर लूप्स। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब क्या होता है नेस्टेड का। नेस्टेड लफ्ज आपको पता है, नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। अब जो घोंसला होता है बेटा आपको पता है उसमें मुख्तलिफ स्ट्रॉज या जिनको आप तिनके कहते हैं उससे मिलके बना होता है। तो इतने ज्यादा होते हैं तिनके कि हमें काउंट नहीं वैसे हम कर सकते उसको, क्योंकि एक के अंदर एक होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है, नेस्टेड लूप। इस तरह नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, ठीक है, नेस्टेड इफ भी होता है। ये सब चीजें आपने आगे जाके भी पढ़नी है, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या होता है, यहाँ पे पहले देखिए नेस्टेड लूप, इनसाइड a loop for or while there can be one or more loops। मतलब for या while लूप के अंदर किसी की भी बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। वन और मोर लूप्स, एक या एक से ज्यादा लूप्स एक और हो सकते हैं, मतलब एक तो है ना for, एक while है, उसके अंदर भी एक for या while हो सकता है, ठीक है। there can be one or more loops, वो भी क्या for भी हो सकता है, वो while भी हो सकता है, ठीक है। Such type of structure is known as nested loop। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। इसके लिए बेटा मैं एक दो बातें आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा जो एग्जांपल है इस पे। यहाँ पे एक बात बेटा देख लें पहले कि इसमें एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। आउटर का मतलब बाहर और इनर का मतलब अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर, कुछ भी लिखता हूँ, एज इक्वल टू 1 to 10। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर बी इज इक्वल टू 5 to 10, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए आपको, ठीक है। अब गौर से देखें, ये जो फॉर ए है ये है आउटर लूप। ये क्या है, आउटर
लूप है, ठीक है। और जो फॉर बी है ये क्या है, इनर लूप। ये क्या है बेटा, इनर लूप। अब यहां पे आप देखें कि फॉर लूप ये है आउटर, अब आउटर लूप जो है वो बाद में हमेशा क्लोज होता है। ओपन तो हो गया ये, अब जब आप नेक्स्ट लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो बाद में लिखेंगे, पहले आप इनर लूप को क्लोज करेंगे। सिंपल बेटा एग्जांपल देखिए ना, एक बॉक्स है, एक आपके पास बॉक्स है बड़ा और एक छोटा बॉक्स है, तो आप बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स आप डालते हैं, ठीक है। छोटे बॉक्स को आप पहले करते हैं बंद, फिर बड़े बॉक्स को बंद करते हैं। तो यहां भी यही बात है, पहले आपने इनर लूप को क्लोज करना है, फिर आउटर लूप को करना है। तो इस तरह देखें, फर्स्ट करें मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा पहले नेक्स्ट बी लिखूंगा, ए नहीं लिखना मैंने, पहले नेक्स्ट बी लिखना है। पहले आपने स्टार्ट किया वो बाद में क्लोज होगा, जो बाद में आपने स्टार्ट किया वो पहले क्लोज होगा। इस तरह चलना है, इसमें उल्टा चलना है, ठीक है। और यहां पे क्या लिख देंगे फिर आप, नेक्स्ट ए। इसका मतलब ये आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस, और यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी। और ये वाला लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। एस और सी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है। स्टार्ट क्लोज या स्टार्ट एंड भी आप इसको कह सकते हैं, सी की जगह आप ई लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप ई लिख लें, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया, स्टार्ट और एंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस लूप को आउटर लूप और इनर लूप दो लूप्स होंगे इसमें, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा बनाने तो उसका मतलब है आपने नाम भी डिफरेंट देने हैं उसको। एक होता है बाहर और एक होता है अंदर। बाहर अंदर का मतलब ये समझ लें, आउटर का मतलब जो पहले और इनर का मतलब जो बाद में आपने लिखा है लूप, ठीक है, उसके अंदर जो लिखा है आपने, ठीक हो गया। अब बेटा इसकी जो बॉडी है वो कैसे होगी, इसकी बॉडी इस तरह होगी कि पहले आपको बताया आउटर लूप की होगी बॉडी और फिर इनर लूप की होगी। देखिए आउटर लूप की बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और जो इनर लूप है ये भी इसी की बॉडी में आ गया, तो ये बॉडी हुई और फिर ये बॉडी हुई और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। जो इनर लूप है उसकी ये दो ही स्टेटमेंट है बस, ठीक है। ये आप कह सकते हैं नेक्स्ट भी यही स्टेटमेंट है। अब हम इतना एग्जाम्पल पे हैं तब आपको समझ आएगी आउटर और इनर लूप की। एग्जाम्पल में वो कहता है बेटा आपने 5 स्टार्स, मतलब स्टार्स उसने यहाँ ड्रॉ किए हुए, इस फॉर्म में ड्रॉ किए हुए। असल में ये क्या बन रहा है, आप अगर गौर से देखें ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप गौर से देखें, ठीक है। जिस तरह एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है, ठीक है। इस तरह ट्राइंगल फॉर्म में आपने स्टार्स बनाने, लेकिन ये स्टार्स सिंपल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले कितने स्टार्स हैं, 5 हैं, फिर 4 हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 4 3 2 और फिर 1, इस तरह चल रहा है, ठीक है। चले मैं ये अरेज कर रहा हूँ ट्राइंगल, आपको समझ आ गई है। और अब हम आते हैं इसके जो प्रोग्राम है उस पर किस तरह करना है बेटा, ठीक है। अब देखें प्रोग्राम में क्या हो रहा है, गौर से बात देखें। अब लाइन नंबर 10 में कहता है फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1 स्टेप -1। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो मैंने बताया था फॉर लूप में। यहाँ पे उसने फॉर लूप की एग्जांपल दी है, वाइल की एग्जांपल दी, ठीक है। तो उसने फॉर नेस्टेड लूप की एग्जांपल दी है, ये समझ लें आप, ठीक है। फॉर नेक्स्ट नेस्टेड लूप, फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1, 5 to 1 स्टेप -1। देखिए क्यों किया है बेटा 5 to 1, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह आ रहे हैं 5 4 3 2 1, मतलब ये जो स्टार हैं आपकी ये किस तरह आ रहे हैं 5 4 3 2 1। पहले 5 स्टार्स हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, इसलिए उसने किया 5 to 1 स्टेप -1, ठीक है। 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है। आगे फॉर x इज इक्वल टू 1 to y, ये है इनर लूप। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है आपका आउटर लूप और ये है आपका इनर लूप, ठीक है। ये आपका क्या है, इनर लूप। अब देखते हैं इनकी बॉडी कहां से कहां तक है, पहले ये देखते हैं फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप देखें जो आउटर लूप है उसकी बॉडी कहां से कहां तक है। उसकी बॉडी स्टार्ट होती है लाइन नंबर 10 को भी चले मिला लें, यहाँ पे लिखता हूँ आउटर लूप की जो है बॉडी वो है बेटा आउटर लूप। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, नेक्स्ट बाय, देखिए लाइन नंबर 60, तो 10 to 60। और जो आपके पास दूसरा लूप है एक्स वाला है यानी इनर लूप, इसकी बॉडी आप ये समझ ले 20, इसको भी कर ले शामिल, ठीक है। 20 से लेके जाती है 40 तक, 20 to 40, ये हमने देख लिया कहां से कहां तक चलती है इनकी बॉडी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम जरा गौर से। फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1 स्टेप -1। स्टेप -1 का बेटा क्या मतलब है, यहां पे वैल्यू कम होगी, डिक्रीमेंट होगी, 5 4 3 2 1, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to y। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तब समझ आएगी हमें, ठीक है। 5 to 1 ये तो इसी तरह रन होगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। फॉर x इज इक्वल टू 1 to y, y की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट टाइम y की वैल्यू होगी 5, 1 to 5, इसका मतलब है कंडीशन सही है, अभी तक लूप सही चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेरिक, ये स्टेरिक एसिड में, ठीक है, और स्टार की फॉर्म में उसने दिया हुआ है। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट लूप जो आउटर लूप था इसकी कंडीशन ट्रू है
और नेक्स्ट लूप जो इनर लूप है इसकी कंडीशन भी ट्रू है। तो ये जो लाइन नंबर 20 है क्या होगा, इससे जैसे एग्जीक्यूट होगी उसके बाद लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट स्टैटिक। और ये कितनी बार प्रिंट करेगा बेटा, ये प्रिंट करेगा इसको 5 टाइम्स। क्यों करेगा बेटा 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1 to y, मतलब स्टार्ट करे 1 से और 5 दफा प्रिंट करे। तो ये जो लाइन नंबर 20 है इससे क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 30 में जो लिखा है वो 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो वो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक। तो स्टैटिक देख लें 1 2 3 4 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है, या स्टैटिक इसको आप कहते हैं। ठीक हो गया, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, इस इनर लूप की वजह से। ठीक है, अब ये क्यों यूज कर रहे हैं बेटा इनर लूप, आप देखें कि हमने 5 4 3 2 1 तो कर लिया आउटर लूप से, इनर लूप से क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं स्टार्स को, कि एक लाइन में 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है असल में इनर लूप की वजह से। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to y। अब क्या मतलब है, मैंने बताया y की वैल्यू क्या है 5। अब होगा क्या बेटा, जैसे ये लूप स्टार्ट होगा इनर लूप, ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट स्टैटिक, तो क्या होगा, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये फिलहाल एक प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 5 क्यों नहीं होंगे, अभी 5 नहीं होंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे 5 होंगे। पहले तो सबसे पहले तो 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 to y सबसे पहले तो एक दफा लूप में चलना है फर्स्ट टाइम, तो सिर्फ एक स्टैटिक प्रिंट होगा। लेकिन आगे देखें क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर 40 पे, नेक्स्ट x की नेक्स्ट वैल्यू, x की वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो क्या लिखा हुआ है आगे, प्रिंट स्टैटिक, तो फिर ये 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर क्या होगी वैल्यू 3, फिर 3 स्टार, फिर क्या होगी 4, फिर 4 स्टार, फिर क्या होगी 5, x की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू 5 होगी, 5 to 5, मतलब अभी भी ये लूप चलेगा, तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे इस तरह एक रो में या एक लाइन में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जैसे ये बेटा लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब इसकी वैल्यू 5 होगी, इसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 50 पे आएगा, जाहिर है लूप से आ जाएगा बाहर। जब इस लूप से आ जाएगा बाहर, तो बाहर आने के बाद उसके पास कौन सी स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 50 पे प्रिंट है। अब जब लाइन नंबर 50 पे प्रिंट है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था लास्ट आई थिंक चैप्टर 2 में कि बेटा प्रिंट असल में नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, या मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रिंट खाली लिख दिया तो नेक्स्ट लाइन पे हमेशा वो प्रिंट करेगा, या एम्प्टी लाइन भी हमने देखा था, कभी कभी एम्प्टी लाइन भी प्रिंट करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट का काम क्या है कि वो कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लाइन नंबर 50 to 60 और नेक्स्ट लाइन में। असल में ये प्रिंट इस लाइन में जब 5 स्टार प्रिंट हो गए तो फिर अब ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में इसको लेके जा रहा है ताकि फिर 4 स्टार्स प्रिंट हो। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं आगे, लाइन नंबर 50 प्रिंट, ठीक है, लाइन नंबर 60 नेक्स्ट y। अब बताएं y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या थी सबसे पहले 5, अब क्या हो जाएगी 4, 6 नहीं होगी 4 होगी। क्यों, क्योंकि 5 to 1 स्टेप -1 का मतलब पहले 5 थी, अब क्या हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी। तब वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा दूसरे लूप में जो फॉर एक्स वाला है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to y। अब y की वैल्यू क्या है 4 है। उसी तरह लूप चलेगा बार बार, फिर प्रिंट x। अब बेटा पहले यहाँ पे आ गया, अब इस प्रिंट की वजह से यहाँ पे आ चुका है, पहले एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 स्टार प्रिंट हो गए, फिर वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 स्टार, फिर 4 स्टार। इस तरह बेटा ये लूप चलेगा। जब 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे इस लाइन में, उसके बाद फिर दोबारा आएगा, इस लूप से बाहर आके प्रिंट पे आ जाएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर नेक्स्ट y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अब y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। इस तरह फिर ये लूप चलेगा दोबारा, फिर 1 स्टार प्रिंट होगा, 2, फिर 3, फिर दोबारा आएगा नेक्स्ट लूप से बाहर आके प्रिंट, फिर दोबारा इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह लूप चलेगा, पहले 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर 2 स्टार प्रिंट हो गए। उसके बाद क्या होगा बेटा, आप गौर से देखें, जब 2 स्टार प्रिंट हो गए उसके बाद ये लूप से बाहर आया, नेक्स्ट y। अब क्या y की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 to 1 मतलब लास्ट टाइम लूप में चलना है, 1 to 1 1 स्टार प्रिंट होगा। जैसे ही 1 स्टार प्रिंट होगा उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब प्रिंट इससे नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट y की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, अब कोई भी नहीं बेटा, क्योंकि अब क्या हो जाएगी लूप से बाहर आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू थी लास्ट वाली वो आ गई है। ठीक है, तो अब उससे बाहर चला गया वो, तो इसलिए लूप अब नहीं चलेगा। ये लूप जो आउटर लूप है ये भी अब नहीं चलेगा। याद रखें, जब प्रोग्राम एंड होगा तो आउटर लूप भी नहीं चलेगा, इसलिए फिर आखिर में लाइन नंबर 70 चलेगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह स्टार्स इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हम देखते हैं, जब कंप्यूटर पे करेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो बुक में वो भी आपको थोड़ा सा बता दूं, पेज नंबर 50 पे है नेस्टेड लूप। इनसाइड अ लूप फॉर और वाइल देयर कैन बी 1 or more loops for or while. Such type of structure is known as nested loop. Example, suppose we want to print the output in the following format. ये उसने वही बेटा एग्जाम्पल दी हुई है,
इसकी जो थ्योरी है वो अभी नहीं मैं पढ़ा रहा, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप कंप्यूटर में नहीं करेंगे, ठीक है। जब कंप्यूटर में मैं समझा रहा हूँ तब मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये अब हमने कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लिख लें, एक ही बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्टेड लूप। तो इसका आंसर है फर्स्ट 2 लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपने कोई नहीं देनी, ठीक है बेटा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 10 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 10 का प्रैक्टिकल वर्क। लास्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप। एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ बुक से। इनसाइड अ लूप फॉर और व्हाइल देयर कैन बी वन और मोर लूप्स फॉर और व्हाइल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप के अंदर अगर आप एक और लूप लगा दें तो क्या कहते हैं आप उसको, नेस्टेड लूप। वो फॉर में भी हो सकता है और वाइल में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके एक पास एग्जांपल है, ये मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी थी। अब हम करेंगे इसको GW बेसिक में। क्या कहते हैं, सपोज वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। वो कहता है आपने इस तरह दिखाना है आउटपुट, 5 स्टार्स, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये प्रोग्राम हमने देख लिया था, मैंने आपको सारा समझा दिया है। पहले करते हैं GW बेसिक में, फिर मैं जो थ्योरी है ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम करते हैं इसको GW बेसिक में, और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ करेंगे चेंजेस, एक एक दो चीजें चेंज करेंगे और आप देखेंगे इसकी आउटपुट कैसे चेंज होगी, ठीक है। और स्टार्स की जगह अगर आप कुछ और चाहते हैं कि आप नंबर्स लिख लें, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं, पहले जो बुक में है वो करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10। इसमें 2 लूप्स लगते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो पहले लगाते हैं आउटर लूप जो है फॉर y इज इक्वल टू 5 2 1 स्टेप, यहाँ चेंज है -1 क्योंकि हमने 5 के बाद 4 करना है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब वैल्यू को डिक्रीज करना है। लाइन नंबर 20 में बेटा जो दूसरा लूप है वो लगाएंगे, जिसकी वजह से इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 2 y। अब यहाँ पे स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख दें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 1, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 30 यहाँ पे करना है बेटा आपने प्रिंट, तो हम लिखते हैं प्रिंट आगे। अब हमने जो भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो यहाँ लिख दें। फर्स्ट करें हम स्टैटिक ही करवा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और इसके बाद क्या डालना है आपने, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट x, क्योंकि जो वैल्यू है दूसरे लूप की वो x है, ठीक है। लाइन नंबर 50 पे यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिंट, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, मैंने बताया था क्यों लिख रहे हैं प्रिंट, ताकि हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। ये भी हम मुख्तलिफ करेंगे इसमें चेंजेस। अगर मैं प्रिंट ना लिखूं तब क्या होगा इस प्रोग्राम में, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं भी, ठीक है। लाइन नंबर 60 यहाँ पे अब लिखते हैं हम नेक्स्ट y, जो आउटर लूप था उसको क्लोज कर दें। उसके बाद लाइन नंबर 70, इस पे आप प्रोग्राम को एंड कर दें। ये हमने लिख लिया बेटा। अब हम करते हैं इसको रन। ये बेटा आपके सामने प्रोग्राम रन हो चुका है, आप देख लें। 1 2 3 4 5 स्टार्स, 1 2 3 4 4 स्टार्स, 1 2 3 3 स्टार्स, 1 2 2 स्टार्स और 1 1 स्टार। मतलब पहले 5 स्टार्स प्रिंट हुए, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब एक ट्रायंगल बन गया, मैंने आपको बताया भी था बोर्ड पे, ठीक है। अब प्रोग्राम कैसे होता है रन, एक बार देख लें दोबारा। फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1 स्टेप -1। ये जो आउटर लूप है बेटा, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 5 से, कहां तक जा रही है, 1 तक, और 1 का हो रहा है इसमें डिक्रीज, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। फॉर x इज इक्वल टू 1 to y स्टेप 1, ये हमारे पास दूसरा लूप है जो इसके अंदर लगाया हुआ आपने, ठीक है। 1 to y। अब बेटा फर्स्ट टाइम लूप को चलाते हैं। जब बेटा लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो y की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 5, और x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आपको पता है, 5, तो 1 to 5, और ये चलेगा 5 to 1। नेक्स्ट है प्रिंट स्टैटिक। अब यहाँ पे बेटा जब लाइन नंबर 30 पे आएगा तो स्क्रीन पे क्या होगा, एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ एक होगा, ये वाला देखें, बाकी छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ जहां पे मैं ये पॉइंट कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला बेटा आपके सामने जो स्टैटिक है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर हमने करना है नेक्स्ट x। नेक्स्ट x का मतलब पहले x की वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2। जब इसकी वैल्यू 2 होगी और यहाँ y की वैल्यू 5 ही है, तो इसका मतलब है लूप एग्जीक्यूट होगा अभी भी, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे आएगा प्रिंट स्टैटिक। अब कितने स्टार प्रिंट हो गए, 2 स्टार। क्यों बेटा, क्योंकि जो वैल्यू है x की वो कितनी है बेटा, 2 हो चुकी है, ठीक है। जब वैल्यू x की 2 हो चुकी है तो ये 2 स्टार प्रिंट हो गए। इस तरह बेटा फिर जाएगा नेक्स्ट 3, फिर 3 स्टार्स, फिर 4 4 स्टार्स, फिर 5 5 स्टार्स। जब 5 स्टार्स प्रिंट हो गए बेटा तो ये लूप अब क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट।
अब ये प्रिंट क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कंट्रोल करेगा नेक्स्ट लाइन पे। लाइन नंबर 50 के बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट y। अब y की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, गौर से देखें। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पहले थी 5, अब क्या हो जाएगी, 6 नहीं होगी 4 होगी, क्योंकि हमने -1 किया हुआ है। जब y की वैल्यू होगी 4, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आएगा दोबारा। अब वैल्यू क्या है x की, 1 to y, 1 to y, 1 to 4। इसके बाद प्रिंट स्टैटिक, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे नेक्स्ट लाइन पे, याद रखें ये ट्रांसफर हो चुका है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे, तो 1 स्टार प्रिंट होंगे नेक्स्ट लाइन पे। फिर इस तरह 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। उसके बाद क्या होगा, जब ये लूप से आ जाएगा बाहर, फिर उसी तरह कंट्रोल ट्रांसफर होगा लाइन नंबर 3 पे, मतलब यहाँ पे की लाइन नंबर 3 जो आउटपुट की है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह यहाँ y की हो जाएगी वैल्यू 3, पहले 4 थी तो हो जाएगी 3, इस तरह 1 2 3, फिर 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, इसी तरह बेटा फिर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे 2 स्टार प्रिंट होगी, और फिर आखिर में 1 स्टार प्रिंट होगा। आखिर में जब प्रिंट होगा 1 स्टार, तो ये जो दोनों लूप हैं ये टर्मिनेट हो जाएंगे। जब दोनों लूप टर्मिनेट होंगे तो आखिर में क्या लिखा हुआ है, एंड, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने आपको दोबारा एक बार बता दिया है, बोर्ड पे भी समझा दिया था। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के लाइन नंबर 50 को कर रहा हूँ मैं अरेज, ठीक है। उससे क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डिलीट, और मैं करता हूँ 50, लाइन नंबर 50 को क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट, और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं CLS और अब करते हैं लिस्ट। अब देखें बेटा लाइन नंबर 50 आपके पास है ही नहीं इस प्रोग्राम में, देख रहे हैं आप। अब होगा क्या, वो अच्छे देखें। उसने जो आउटपुट दिखाई थी उसमें क्या था, पहले थे 5 स्टार्स, फिर थे 4 स्टार्स, ठीक है, फिर थे 3, फिर 2 और फिर 1। अब आपने याद रखनी है बात, 5 4 3 2 1। जरा इसको करें प्लस, क्या आंसर आता है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अच्छा, अगर हम प्रिंट नहीं लिखते, मतलब लाइन नंबर 50 नहीं लिखते, क्या होगा प्रोग्राम में, देखें। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को किया रन, तो आप देख रहे हैं आपके सामने असल में ये 15 स्टार्स प्रिंट हो गए हैं, जो टोटल काउंट था उन स्टार्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 स्टार्स बेटा आपको मैंने काउंट भी दिखा दिए करके कि स्क्रीन पे प्रिंट हुए। क्यों प्रिंट हुए बेटा, क्योंकि हुआ क्या, स्टार्स तो उतने ही प्रिंट हुए 15 जैसे पहले हो रहे थे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने कंट्रोल को ट्रांसफर नहीं किया। लाइन नंबर 40 के बाद कुछ हमने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो लाइन नंबर क्या आ गया 60 पे। तो जो वैल्यू थी x की, उसके बाद वैल्यू हुई y की, इसी तरह वो प्रिंट होता गया, मतलब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप प्रिंट ना लिखें तो क्या होगा इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो फिर भी हुआ रन, लेकिन वो आपको जो आउटपुट आप रिक्वायर्ड थी आपको वो नहीं मिली, जो आप चाहते थे वो आपको आउटपुट नहीं मिली। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रिंट ना लिखें तो क्या होगा इस प्रोग्राम में। अब मैं ऐसे करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और अब करते हैं CLS, और अब करते हैं लिस्ट, और अब करते हैं इसको रन। अब आप देखें उसी तरह 5 स्टार्स पहले, फिर 4, फिर 3 2 और फिर 1 प्रिंट हुआ स्टार। ठीक हो गया, ये मैंने बता दिया बेटा आपको। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्टार हैं ये ऑपोजिट आए, मतलब ये सारी जो आपने देखी आउटपुट ये ऑपोजिट हो जाए, मतलब पहले 1 स्टार हो, फिर 2 स्टार्स, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, इसको अब किस तरह करना है, बहुत आसान है। देखें यहाँ पे 5 स्टार्स पहले आ रहे हैं इस रो में, तो आप बेटा क्या करें कि अगर आप चाहते हैं 1 स्टार है, सिर्फ एक चेंज कर दें। इस लाइन नंबर 10 में क्या लिख दें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिख दें 5, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिख दें यहाँ 1 to 5 स्टेप 1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं करके होता है कि नहीं होता। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चेंज, यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 और स्टेप -1 की जगह 1। ठीक है, अब इसको करते हैं रन, दोबारा करते हैं क्योंकि ये ओवरराइट हो गया उसके ऊपर। इसको करते हैं CLS, इसको करते हैं लिस्ट पहले, और अब करते हैं इसको रन। अब देख लें बेटा आपके सामने जो आउटपुट आ रही है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपके सामने आउटपुट आ रही है क्या आ रही है, पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार और फिर 5 स्टार। टोटल स्टार 15 ही है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू चेंज की है, तो आप देखें पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरह का बन गई है। ठीक है, अगर आप स्केल रखें इस तरह, एक ये बनेगी ट्रायंगल की साइड, एक ये बनेगी, और एक आपके सामने जो लास्ट साइड ये वाली बनेगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑपोजिट करें वैल्यू, y की वैल्यू 5 to 1 की बजाय 1 to 5 कर दें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, और स्टेप की वैल्यू कर दें 1,
तो इस तरह इसकी आउटपुट चेंज होगी। अब अगर आप बेटा चाहते हैं कि ये स्टैटिक है, ये ना आए लिखा हुआ, कुछ और आए लिखा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल ये करें बेटा, आपके प्रिंट स्टैटिक की जगह जो भी आप चाहते हैं वो लिख दें। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे आए लिखा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं और अब देखते हैं आता है कि नहीं आता। देख लें उसी तरह आ रहा है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये आपके पास क्या आ गए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क उस तरह आ गए हैं लिखे हुए। बेटा अब हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो लूप की वैल्यू है हर बार वो क्या हो रही है वो देखें। मतलब आप चाहते हैं जो स्टैटिक की जगह जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो। हम चाहते हैं बेटा कि लूप की वैल्यू हर बार हो रही है वो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं। तो देख लेते हैं, इसमें हम करते हैं बेटा चेंज, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट स्टैटिक की जगह लिखते हैं प्रिंट एक्स लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसको मैं डाल रहा हूँ सेमीकोलन, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा अब क्या हो रहा है, गौर से देखें, 1 2 3 4 5, मतलब लूप की जो वैल्यू मैंने प्रिंट एक्स करवाया है, एक्स की जो वैल्यू हर बार हो रही है लूप में वो आपको आ भी रही है नजर। 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद लूप की वैल्यू 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई और फिर 1 हुई। इसका मतलब आप नंबर्स भी इस तरह दिखा सकते हैं GW बेसिक में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। अगर आप चाहते हैं इसको मैं कर दूं चेंज, इसका कर दें ऑपोजिट, तो वो किस तरह होगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1, यहाँ पे आप कर दें फॉर y इज इक्वल टू 1 to 5 और स्टेप क्या होगा, स्टेप यहाँ पे आप कर दें 1 और एंटर प्रेस कर दें। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को करते हैं रन, दोबारा करते हैं रन इसको क्योंकि ये ओवरराइट हो चुका है। लिस्ट निकालते हैं और F2। अब आप देख लें बेटा उसी तरह जैसे स्टैटिक वाला था, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, हर बार एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और पिछला वाला भी उसके साथ आ रहा है, ठीक है बेटा। अगर आप ये चाहते हैं कि स्क्रीन पे इस तरह आया लिखा हुआ कि 1 एक दफा लिखा हुआ है, 2 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 बार लिखा हुआ है, 4 4 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, वो देखते हैं किस तरह आ सकते हैं। वो बेटा बड़ा आसान है, उसमें आप इस तरह करें कि जहाँ पे आपने लिखा था प्रिंट एक्स, यहाँ पे आप क्या लिख दें, प्रिंट वाई लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, प्रिंट वाई और सेमीकोलन। अब हम करते हैं इसको रन, एक बार फिर मैं करता हूँ रन क्योंकि ये ओवरराइट हो जाता है, लिस्ट और F2। अब आप देख रहे हैं 1 एक बार आ रहा है, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 टाइम्स और 5 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं 5 ऊपर आ जाए, 4 फिर 3 फिर 2 और आखिर में 1 आए, तो वो आपको पता है यहाँ करते हैं 5 और यहाँ करते हैं 1 और यहाँ करते हैं स्टेप -1। इस तरह बेटा आप मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज करके आप प्रोग्राम के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। ये बेटा हमने नेस्टेड लूप की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देख ली हैं, जो बुक में थी वो भी देख ली और जो अपने पास से मैंने करवाई हैं इस तरह ये भी आपने देख ली है, ठीक है। बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करते हैं और प्रिंट में कुछ चेंज करते हैं तो आपकी आउटपुट चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आज चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है। 3 डेज में हमने लूप का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके प्रोग्राम्स में आपकी रिवीजन हो जाएगी आपके पूरे चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि उसमें गो टू के भी हैं, इसके अलावा इफ देन एल्स और लूप्स के फॉर नेक्स्ट और व्हाइल व्हेन लूप के भी प्रोग्राम्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो जो और कुछ समझ नहीं आई तो वहाँ भी उन प्रोग्राम्स में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।